नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर हाजिर हूँ एक नई और दिलचस्प कहानी के साथ। ये कहानी आपके मनोरंजन और सीख के लिए तैयार की गई है, जिसे हमने बेहद आसान और प्रभावशाली भाषा में प्रस्तुत किया है। कहानी के मूल अधिकार इसके असली लेखक के पास है। तो चलिए बिना देर किए शुरू करते हैं आज का ये शानदार सफर। अध्याय 1, मुझे तुम पर गर्व है। मेजबान, एथेरिया का साम्राज्य, राजधानी इलारिस, आर्कनवेल मैजिक अकादमी। दोपहर का सूरज एक विशाल पत्थर के अखाड़े के ऊपर पूरी ताकत से चमक रहा था। चारों तरफ तलवारों, चमचमाती ढालों और शाही लिबास की चमक बिखरी हुई थी। हवा में एक अजीब सी घबराहट और उत्साह घुला हुआ था, मानो आसमान भी कुछ बड़ा होने का इंतजार कर रहा हो। यह अखाड़ा सिर्फ एक इमारत नहीं, बल्कि इस साम्राज्य के गौरव का प्रतीक था। हजारों की भीड़ ऊपर बनी दीर्घाओं से टकटकी लगाए नीचे देख रही थी। पूरे महाद्वीप के रईस, विद्वान और बड़े बड़े योद्धा वहां जमा थे। ये आर्कनवेल अकादमी थी, जो दुनिया की सबसे प्रतिष्ठित जादू और युद्ध की पाठशाला मानी जाती थी। आज यहाँ प्रवेश परीक्षा का सबसे बड़ा दिन था, योग्यता का द्वार। नीचे अखाड़े के फर्श पर हजारों युवा खड़े थे। हर राज्य और हर जाति से आए ये नौजवान कल के नायक बनने का सपना देख रहे थे। कोई 16 साल का था तो कोई 20 का। कुछ के चेहरों पर जीत का जुनून था तो कुछ इतने डरे हुए थे जैसे यह उनके जीवन का आखिरी दिन हो। अमीर घरानों के वारिस अपने पारिवारिक चिन्हों वाले शानदार कपड़ों में शान से खड़े थे और साधारण बच्चों को हिकारत की नजरों से देख रहे थे। वहीं आम घरों से आए बच्चों की आंखों में भूख और कुछ कर गुजरने की आग साफ दिख रही थी। भीड़ के बीच दबी जुबान में चर्चा शुरू हुई। क्या तुमने सुना? इस साल चारों सबसे बड़े घरानों के वारिस इस अकादमी में आ रहे हैं। बेवकूफ़ हो क्या? सबको पता है कि इस बार सिर्फ 3 बड़े घरानों के वारिस आ रहे हैं, क्योंकि वीरेलिन परिवार की बड़ी वारिस तो पहले से ही यहाँ चौथे साल में है। ऊपर ऊंची दीवारों में 5 भव्य चैम्बर बने थे। बीच वाला चैम्बर सबसे ऊंचा और शानदार था, जो शाही परिवार के लिए था। उसके बगल में 4 और बड़े चैम्बर थे, जिनमें इस साम्राज्य के सबसे ताकतवर परिवारों के प्रतिनिधि बैठे थे। उम्मीदवार आपस में फुसफुसा रहे थे, शाही राजकुमारी भी इस साल शामिल हो सकती है। पर ये अमीर लोग इस कठिन परीक्षा में हिस्सा क्यों ले रहे हैं? इन्हें तो सीधे दाखिला मिल सकता था। साफ है भाई, ये दुनिया को दिखाना चाहते हैं कि असली ताकत किसके पास है। यह एक मुकाबला है, ये साबित करने के लिए कि नंबर 1 कौन है। इन सब से दूर भीड़ के एक कोने में एक शख्स काला लबादा ओढ़े चुपचाप खड़ा था। उसका चेहरा पूरी तरह ढका हुआ था, लेकिन अगर कोई गौर से देखता तो उसकी पीली त्वचा, तीखे नैन नक्श और उसकी आंखों में छिपी गहरी रहस्यमयी चमक देख पाता। उसके बाल गहरे बैंगनी नीले रंग के थे। उसके चेहरे पर कोई भाव नहीं था, लेकिन उसके दिमाग के अंदर एक शातिर आवाज गूंज रही थी, उसका विलीत सिस्टम। वाह मेजबान, ऐसा लग रहा है जैसे ये पूरा तमाशा सिर्फ आपके स्वागत के लिए सजाया गया है। एक असली विलेन की एंट्री ऐसी ही होनी चाहिए, है ना? विली की आवाज़ में एक अजीब सी खुशी थी। जरा देखो, यहाँ मौजूद हर बड़ा आदमी आपसे किसी न किसी तरह जुड़ा है। आपकी पूर्व मंगेतर शाही राजकुमारी यहीं है। आपकी बड़ी बहन मिरेलिया, जो आपसे नफरत करती है, वो भी यहीं है। और इस दुनिया का नायक, आपका वो जानी दुश्मन जो आपकी जान लेने के लिए पैदा हुआ है, एरोन, वो भी यहीं मौजूद है। और हाँ, हम आपकी बचपन की दोस्त सेलिन को कैसे भूल सकते हैं, जिसने आप पर झूठा इल्जाम लगाया था और अब वह एक महान संत बन चुकी है। क्या बात है, विली ने चुटकी लेते हुए आगे कहा। आप वाकई एक आदर्श विलेन हैं मेजबान। मुझे आप पर गर्व है। पूरी दुनिया के सबसे शक्तिशाली साम्राज्य और इन 5 बड़े घरानों के खिलाफ अकेले आप खड़े हैं। अब आएगा असली मजा। वह भारी और मशीनी आवाज आर्यन के दिमाग में गूंजी, बिन बुलाए और हमेशा की तरह चिढ़ाने वाली। आर्यन ने अपनी आंखें घुमाईं और उसके होठों पर एक कड़वी मुस्कान आ गई। तुम पागल हो क्या? आर्यन ने धीरे से बुदबुदाया। मैंने उन बड़े घरानों का क्या बिगाड़ा है? कम से कम जहां तक मुझे याद है, फेरेलित परिवार से तो मेरी कोई दुश्मनी नहीं है। पूरी दुनिया तुमसे नफरत करती है, विली ने बिना किसी हिचकिचाहट के जवाब दिया। भले ही तुमने उनका कुछ न बिगाड़ा हो, पर किस्मत तुम्हें उनका दुश्मन बनाकर ही छोड़ेगी। यही तुम्हारा भाग्य है। आर्यन ने जवाब देना जरूरी नहीं समझा। पिछले 6 सालों से यह आवाज उसके साथ थी, जिद्दी, कड़वी और हमेशा सच बोलने वाली। 6 साल। सब कुछ तब शुरू हुआ था जब वह 10 साल का था और उसे ये सिस्टम मिला। यह कोई सामान्य दुनिया नहीं थी, बल्कि एक उपन्यास की दुनिया थी जिसे आर्यन ने अपने पिछले जन्म में पढ़ा था। कहानी का नाम था चुना हुआ योद्धा। आर्यन का पुनर्जन्म इस कहानी के सबसे बड़े विलेन के रूप में हुआ था। वह दुश्मन जिसे नायक के हाथों मरना ही था। वह कोई मामूली विलेन नहीं था, बल्कि वीरेलिन खानदान का वारिस था, जिसके पास मायावी शक्तियों और तलवारबाजी का अद्भुत हुनर था। लेकिन 11 साल की उम्र में उससे सब कुछ छीन लिया गया। उसे अपमानित करके देश निकाला दे दिया गया। उसकी अपनी माँ ने उसे जाते हुए देखा, पर उनकी आंखों में ममता की एक बूंद तक नहीं थी। मैं जानता हूं, आर्यन ने एक ठंडी सांस लेते हुए कहा। उसने देखा कि अखाड़े के एक कोने में खड़ा एक योद्धा उसकी ओर बढ़ रहा था। कमाल है विली, तुम किसी काम के नहीं हो, आर्यन ने मन ही मन शिकायत की। बाकी कहानियों में सिस्टम ताकत देते हैं, पर तुमने मुझे पिछले 5 सालों से सिर्फ मुसीबतें दी हैं। तुम्हारी वजह से मैं 5 साल से छिपकर मौत से भाग रहा हूं। फिर वह थोड़ा रुका और खुद पर ही मुस्कुराया। शायद मैं आजकल कुछ ज्यादा ही शिकायत करने लगा हूं। खैर, 5 साल से किसी इंसान से बात जो नहीं की, अब खुद से बात करना ही आदत बन गई है। विली अब खामोश हो गया था। आर्यन जानता था कि अब छिपने का समय खत्म हो चुका है। वह यहाँ किसी खास मकसद से आया था। मैं आखिरी बार तुम पर भरोसा कर रहा हूँ विली। अगर इस बार तुम फेल हुए तो आज से तुम भी मेरे दुश्मन हो, आर्यन ने ठंडे लहजे में कहा। उसने अपना हाथ ऊपर उठाया और अपने सिर से वो काला लबादा हटा दिया।
उसके गहरे बैंगनी नीले बाल हवा में लहराने लगे और उसका चेहरा सबके सामने आ गया। जैसे ही उसने ऐसा किया, वह योद्धा ठिठक गया। उसकी आंखें फटी की फटी रह गईं। ये बालों का रंग, ये तो वीरेलन खानदान का शाही खून है। और गर्दन के पीछे वो बैंगनी निशान, क्या ये वही निर्वासित बेटा है? क्या यह अभी तक जिंदा है? योद्धा ने कुछ ही सेकंड में सब समझ लिया। उसने तुरंत दूर खड़े गार्ड्स को इशारा किया, सतर्क रहो। आर्यन ने उस योद्धा की तरफ देखा तक नहीं, वह बस चुपचाप गिनती कर रहा था। 1, 2, 5, 7, 9। तभी ऊपर बने एक शाही चैम्बर से सोने जैसी चमकती रोशनी की एक किरण निकली। एक योद्धा जो सुनहरे कवच में था, बिजली की रफ्तार से आर्यन की ओर झपटा। उसकी तलवार से निकलती भयानक जादुई ताकत सीधे आर्यन की गर्दन की ओर बढ़ रही थी। अपने पापों और नीच कर्मों के लिए अब न्याय का सामना करो, वह चिल्लाया। लेकिन आर्यन अपनी जगह से हिला तक नहीं। उसके चेहरे पर एक छोटी सी मुस्कान आ गई, एक ऐसी मुस्कान जो वह इस पल के शुरू होने से बहुत पहले ही अपने चेहरे पर ला चुका था। तलवार आर्यन की गर्दन की ओर इतनी तेजी से बढ़ी कि हवा को चीरने की आवाज गूंज उठी। आर्यन का शरीर अभी इतना शक्तिशाली नहीं था कि वह इस घातक प्रहार को रोक सके। मौत और उसके बीच अब बस 2 इंच का फासला था। तभी खटाक, धातु से धातु टकराने की गूंज पूरे मैदान में बिजली की तरह कड़की। आर्यन की मुस्कान और गहरी हो गई। धमाके से उठी हवा के झोंके ने आर्यन के बालों को पीछे की ओर उड़ा दिया। उसने बिना डरे एक कदम पीछे लिया, जैसे उसे पहले से पता था कि क्या होने वाला है। उसके सामने एक विशाल कद काठी का आदमी खड़ा था, जिसने अपनी भारी भरकम तलवार से उस सुनहरे योद्धा के वार को एक हाथ से रोक दिया था। उसने कंधे पर एक लंबा काला लबादा ओढ़ा था और वह बहुत ही शांत खड़ा था। अकादमी की सीमाओं के भीतर खून बहाना मना है, उस आदमी ने भारी आवाज में कहा। शायद आप नियम भूल रहे हैं, नाइट रेडिएंट। वह आदमी डॉन वारखान था। उसने पीछे मुड़कर आर्यन को नहीं देखा, क्योंकि वह जानता था कि आर्यन पीछे खड़ा होकर मुस्कुरा रहा है। डॉन ने मन ही मन सोचा, इस लड़के ने मुझे मोहरे की तरह इस्तेमाल किया है। उसे यकीन था कि आर्यन को पहले से पता था कि डॉन बीच में जरूर आएगा। तभी 8 चांदी के कवच वाले योद्धा स्टैंड से नीचे कूदे और उन्होंने आर्यन और डॉन को चारों तरफ से घेर लिया। ये एक चर्च ऑफ लाइट के योद्धा थे। डॉन वारखान, रास्ते से हट जाओ, इस पापी ने हमारी पवित्र संत का अपमान करने की हिम्मत की है। सुनहरे योद्धा की आवाज अखाड़े में गूंजी। मैदान में मौजूद भीड़ में खलबली मच गई। संत का अपमान? किसने? लोग डर के मारे पीछे हटने लगे। आर्यन ने एक कदम और पीछे लिया। चेहरे से वो शातिर मुस्कान अचानक गायब हो गई और उसकी जगह एक मासूमियत ने ले ली, जैसे वह कह रहा हो, मैंने क्या किया? सुनहरा योद्धा गुस्से से भर गया। उसकी जादुई शक्ति किसी दूसरे सूरज की तरह चमकने लगी। दबाव इतना था कि आर्यन के घुटने जवाब देने लगे। उसे लगा जैसे उसका दम घुट जाएगा। तभी टिक टिक टिक, पत्थर के फर्श पर जूतों की खनक सुनाई दी। भीड़ रास्ता छोड़ती गई और एक महिला सामने आई, जिसने बैंगनी और चांदी के रंग के शाही कपड़े पहने थे। अपने शब्दों को मत बदलो योद्धा, उनकी आवाज में गजब का अधिकार था। वाइस हेडमिस्ट्रेस लेडी सेलवारा, लोग फुसफुसाए। लेडी सेलवारा ने योद्धा की आंखों में देखते हुए कहा, यह अकादमी है, यहाँ सिर्फ शाही नियम चलते हैं। क्या आप राजकुमारी की मौजूदगी में व्यवस्था भंग करना चाहते हैं? योद्धा का जबड़ा भिंच गया। वह जानता था कि अगर उसने एक भी कदम आगे बढ़ाया तो डॉन और सेलवारा उसे वहीं खत्म कर देंगे। वह बलिदान देने के लिए तैयार था। तभी हवा में एक और आवाज गूंजी, बेहद कोमल और मधुर, जैसे कोई दुआ पढ़ रहा हो। मेरे प्रिय योद्धाओं, पीछे हट जाओ। एक पल में सारा तनाव खत्म हो गया। अखाड़े के ऊपर बने चैम्बर में संत खड़ी थीं। उनके एक शब्द पर सभी योद्धा घुटनों के बल बैठ गए और फिर धुंध की तरह गायब हो गए। न्याय का समय बीत चुका था और उन्हें स्वर्ग से जैसे आदेश मिल गया हो। जैसे ही रोशनी धुंधली हुई, आर्यन ने अपनी नाक को हल्के से छुआ और मन ही मन बुदबुदाया, विजय। उसके दिमाग में विली की आवाज गूंजी, मेजबान, तुम वाकई पागल हो। तुमने इतने बड़े योद्धाओं के सामने अपनी जान दांव पर लगा दी। मैं तो देखते देखते लगभग बंद होने वाला था। मुझे अपनी योजनाओं पर भरोसा है विली, आर्यन ने शांति से जवाब दिया। और अगर आप अपनी ही योजना पर अपनी जान का दांव नहीं लगा सकते तो उसे योजना कहना बेकार है। वह मुस्कुराया, एक विजेता की मुस्कान जिसमें कोई शक नहीं था। बस अपनी बात पर टिके रहना विली, वरना तुम्हारी आवाज को बदलकर हीलियम गैस वाली गिलहरी जैसा कर दूंगा। नहीं नहीं, सब ठीक है, मैं तो आपका वफादार सिस्टम हूँ। जैसे ही आप योग्यता के द्वार को पार करेंगे, मेरी मुख्य शक्तियाँ पूरी तरह खुल जाएंगी। यह मेरी शर्त है। आर्यन कुछ पल के लिए रुका। विली, क्या सच में तुम्हारे पास सिर्फ 2 इंच की ही मर्दानगी है? वही तो, इसीलिए मैं झूठ नहीं बोलता। रुको, तुम्हारा मतलब क्या था? कमीने इंसान, मेरी बात तो सुनो। आर्यन ने एक गहरी सांस ली। ये राहत थी या इस पूरी स्थिति का मजाक, ये वह खुद भी नहीं जानता था। उसकी नजरें अब सामने खड़े उस विशाल प्रवेश द्वार पर टिकी थीं। योग्यता का द्वार, ये सिर्फ एक पत्थर का रास्ता नहीं था, बल्कि उसकी नई जिंदगी की शुरुआत थी। अचानक 2 शक्तिशाली हाथों ने आर्यन के कंधों को दबोच लिया। आर्यन के चेहरे पर अभी भी वही घमंडी मुस्कान थी, मानो उसे दर्द का कोई एहसास ही न हो रहा हो। डॉन की आंखों में पागलपन और जान लेने की इच्छा साफ दिख रही थी। उसे इस्तेमाल किया जाना बिल्कुल पसंद नहीं था, और जब कोई नौजवान उसकी ड्यूटी को अपनी योजना का हिस्सा समझने लगे तो उसका खून खौल उठता था। डॉन ने अपना चेहरा आर्यन के कान के पास झुकाया और फुसफुसाया, मुझे तुम्हारे चेहरे पर यह गंदी मुस्कान बिल्कुल पसंद नहीं आ रही है। क्या तुम्हें वाकई लगता है कि तुम जीत गए? क्या तुम्हें लगता है कि यह सब तुम्हारी योजना का हिस्सा था? असलियत में आ जाओ लड़के।
तुम सिर्फ इसलिए जिंदा हो क्योंकि यहाँ राजकुमारी मौजूद हैं। अगर ये नियम और उनकी मौजूदगी न होती तो अब तक तुम लाश बन चुके होते। समझे? आर्यन खामोश रहा। उसने अपनी नज़रें डॉन की आंखों में गड़ा दी और बस मुस्कुराता रहा। तुम्हारी यह हिम्मत। डॉन के गले की नसें गुस्से से तन गईं। उसे इस मुस्कान से नफरत महसूस हो रही थी। वह आर्यन के कान के और करीब गया। ज्यादा हवा में मत उड़ो। तुम जीते नहीं हो, ये सिर्फ तुम्हारा वहम है और तुम मारे जाओगे। बस इस अकादमी की सीमा से बाहर कदम रखो। भले ही वे तुम्हें न मारें, लेकिन मैं तुम्हें जरूर मारूंगा। डॉन की आवाज में जहर भरा था। वह आर्यन के इस घमंड को चकनाचूर करना चाहता था, लेकिन वह अभी उसे हाथ नहीं लगा सकता था। उसने अपना गुस्सा पी लिया, जबड़ा भींच लिया और आर्यन के कंधों को छोड़कर मुड़ गया। उसे उस लड़के की शक्ल देखकर ही घिन आ रही थी। उसे लगा कि लड़के में बोलने तक की हिम्मत नहीं है, लेकिन जैसे ही वह आगे बढ़ा, मैं नहीं मरूंगा, पीछे से आर्यन की तेज और चुभती हुई आवाज आए। डॉन के कदम रुक गए। वह धीरे से मुड़ा, जैसे उसके सब्र का बांध टूट गया हो। आर्यन अभी भी वहीं खड़ा था, वही मुस्कान लिए। तुमने क्या कहा? डॉन ने अपनी तलवार की मूठ पर पकड़ मजबूत की। आर्यन की काली आंखों में कोई डर नहीं था। मैंने कहा कि आप मुझे छू तक नहीं पाएंगे। तुम्हारी इतनी हिम्मत? डॉन का औरा और फटने को तैयार था। डॉन ने नफरत से कहा, अब तुम्हारे नाम के पीछे तुम्हारे खानदान का नाम नहीं रहा, लड़के। तुम्हारा ये घमंड घिनौना है। वह आर्यन के करीब आया। मुझे तुम में जादू की एक किरण तक महसूस नहीं हो रही, न कोई अनुबंध, न तलवारबाजी का हुनर। तो आखिर किस दम पर तुम यहाँ खड़े होकर मुस्कुरा रहे हो? किस दम पर तुम्हारा यह आसमान छूता घमंड टिका है? डॉन की आवाज़ अब कातिलाना हो चुकी थी। कमज़ोर होना बुरा है, पर बिना काबिलियत के घमंडी होना सबसे घटिया बात है। इस द्वार के अंदर मत मरना, क्योंकि मैं खुद तुम्हें अपने हाथों से खत्म करना चाहता हूँ। ये कहकर डॉन वहाँ से चला गया। उसके जाते ही दिमाग में विली की आवाज़ आए, मेज़बान, इस बार आपने हद कर दी। डॉन जैसे लेवल के योद्धा को चुनौती देना खुदकुशी है। अभी आप जिस हालत में हैं, आप बच नहीं पाएंगे। अपनी भावनाओं पर काबू रखें, क्योंकि मेरी जान भी आपसे जुड़ी है। आर्यन ने विली की बात सुनी पर कोई जवाब नहीं दिया। वह जानता था कि डॉन उसे एक उंगली से मार सकता है। यही तो मज़ा है विली, तुम नहीं समझोगे। और मैंने आखिरी बार तुम पर कब भरोसा किया था? आर्यन ने धीरे से बुदबुदाया। मैं सिर्फ अपनी योजनाओं पर भरोसा करता हूँ। आर्यन को नहीं लगा कि उसने कुछ गलत किया है। वह कमज़ोर है तो क्या हुआ? क्या किसी ने कहा है कि कमज़ोर जीत नहीं सकता? विली, वो कहावत क्या थी? विलेन की योजना के सामने तलवार और जादू सब बेकार हैं। विली ने कोई जवाब नहीं दिया। अखाड़े के दूसरी तरफ वाइस हेडमिस्ट्रेस सेल्वारा खड़ी सब देख रही थीं। जैसे ही डॉन उनके पास पहुंचा, वह मुस्कुराई। क्या तुम्हें लगा कि उसने तुम्हें इस्तेमाल किया? उन्होंने मजाक में पूछा। डॉन का जवाब रूखा था। नहीं, उसे बस ऐसा लगता है। अगर राजकुमारी यहाँ न होती तो उसका सिर धड़ से अलग होता। उसे लगता है कि यहाँ कोई नियमों की परवाह करता है। सेल्वारा ने अपना सिर टेढ़ा किया। क्या पता उस लड़के ने यह बात पहले ही सोच ली हो। डॉन चिढ़ गया। ये सिर्फ एक तुक्का था, उस पर इतना ध्यान मत दो। सेल्वारा शांत रही, लेकिन उनके दिमाग में कुछ और चल रहा था। भले ही उसके पास अब उसके खानदान का नाम ना हो, पर उसकी रगों में वही खून दौड़ रहा है। शिकारियों का खून, रणनीतिकारों का खून, और उसका खून सबसे शुद्ध है। डॉन ने कोई जवाब नहीं दिया। उसके लिए काबिलियत का मतलब सिर्फ ताकत थी, शब्द नहीं। और आर्यन के पास अभी सिर्फ शब्द ही थे। जहां लोग आर्यन के बारे में तरह तरह की बातें कर रहे थे, वहीं वह चुपचाप एक कोने में खड़ा अपना पुराना काला लबादा उतार रहा था। अब उसे छिपने की जरूरत नहीं थी, क्योंकि पूरा अखाड़ा उसे पहचान चुका था। मेरी किस्मत ही खराब है, उसने मन ही मन खुद को कोसा। तभी उसके शरीर पर काले रंग के बेहद आधुनिक और शानदार कपड़े दिखने लगे। ये लिबास किसी भी आम रईस के कपड़ों से बिल्कुल अलग था। यह एक ब्लैक टक्सीडो और लंबा ब्लेजर था, जो आर्यन को किसी रहस्यमयी राजकुमार जैसा दिखा रहा था। ये कपड़े इस दुनिया के नहीं थे। आर्यन ने इन्हें अपने पिछले जन्म की यादों से फिर से तैयार किया था। और ऐसा उसने शौक के लिए नहीं, बल्कि उस बदकिस्मत सिस्टम की वजह से किया था, जिसका कहना था, एक विलेन के पास फैशन की समझ होनी चाहिए। तुम्हारी शक्ल से ही रसूख झलकना चाहिए, इसलिए कुछ ऐसा पहनो जो एक विलेन के लायक हो। आर्यन के लिए ये सब बहुत थका देने वाला था। सिर्फ वह जानता था कि बिना किसी नक्शे के अपनी यादों के दम पर इन कपड़ों को तैयार करने में उसने कितनी मेहनत की थी। हालांकि अखाड़े में मौजूद लोग अब भी उसकी ही चर्चा कर रहे थे। क्या यह अभी तक जिंदा है? लानत है, मुझे लगा था कि इसे अब तक मौत की सजा मिल चुकी होगी। पर बड़े खानदान का बेटा होने के यही फायदे हैं, इतना बड़ा गुनाह करने के बाद भी आप साफ बच जाते हैं। अरे भाई, आवाज़ कम करो, अगर किसी ने सुन लिया तो हम सब मारे जाएंगे। ये आर्यन वीरेलन पूरे साम्राज्य का सबसे नफरत किया जाने वाला इंसान है। आर्यन ने एक लंबी सांस ली। लोग उसे देख रहे थे, उसका मजाक उड़ा रहे थे, पर उसे इस बात की फिक्र नहीं थी। उसकी दिलचस्पी इस बात में थी कि वह इस महान अकादमी में कैसे घुसा। यहाँ घुसने के लिए खास सिफारिश या असाधारण प्रतिभा चाहिए होती है। तभी एक कड़क और रोबीली आवाज़ पूरे अखाड़े में गूंज उठी। यह आवाज़ इतनी तेज थी कि लोगों के कान फटने लगे। वह लेडी सेल्वारा थी, जो एक ऊंचे सफ़ेद संगमरमर के मंच पर खड़ी थीं। सबका ध्यान यहाँ हो। उनके एक इशारे पर सन्नाटा छा गया। उन्होंने आर्यन के साथ हुए हादसे को ऐसे नज़रअंदाज किया जैसे कुछ हुआ ही ना हो। आप सभी यहाँ अकादमी की प्रवेश परीक्षा के लिए आए हैं। आपको परखा गया है, नापा गया है, और आप यहाँ अपनी काबिलियत की वजह से हैं, सेल्वारा ने कहा। ये ट्रायल द्वार है। अगर आप बिना तैयारी के आए हैं तो आप यहाँ रहने के लायक नहीं हैं।
भीड़ में फुसफुसाहट हुई पर किसी की बोलने की हिम्मत नहीं हुई। सेल्वारा ने पीछे बने एक विशाल काले पत्थर के द्वार की ओर इशारा किया। पास होने के लिए आपको कम से कम 100 एलिमेंटल कॉर्स इकट्ठा करने होंगे, और अगर आप सबसे ऊंची रॉयल क्लास में जाना चाहते हैं तो आपको 1000 कोर्स लाने होंगे। हजारों उम्मीदवारों के बीच सन्नाटा छा गया। 1000 कोर्स, ये लगभग नामुमकिन था, लेकिन आर्यन का ध्यान सेल्वारा की बातों पर नहीं था। वह अपने दिमाग में चल रहे सिस्टम के साथ बहस कर रहा था। तुम एक सड़े हुए कोट के टुकड़े हो, आर्यन ने मन ही मन कोसा। जंग के मैदान में टैक्सीडो, ये तुम्हारा विलेन लुक है। बाकी विलेन को जादुई तलवारें और शक्तियां मिलती हैं और तुमने मुझे फैशन सेंस दिया है। तुम कितने बेकार हो। तभी आर्यन के सामने एक गहरी काली पारदर्शी स्क्रीन चमकने लगी। विलेन सिस्टम इंटरफेस विवरण। दुनिया तुमसे नफरत करती है, उजाला तुमसे दूर भागता है और किस्मत तुम्हारा विरोध करती है। तुम वो कांटा हो जो नियति के पहिए को रोकता है। दुनिया तुम्हें तब तक नहीं छोड़ेगी जब तक तुम मर नहीं जाते। सिस्टम के प्रभाव इफेक्ट्स। रोशनी का त्याग, रिजेक्शन ऑफ लाइट। तुम रोशनी या पवित्र जादू की कोई भी शक्ति नहीं सीख सकते, यहाँ तक कि तलवारबाजी भी नहीं। पवित्र लोग तुमसे नफरत करेंगे। अंधेरे का आकर्षण, डार्क रेजोनेंस। तुम सिर्फ वर्जित, फॉरबिडन और काला जादू ही सीख सकते हो। दानव तुम्हें अपना समझेंगे। अत्यधिक अहंकार, एब्सोल्यूट एरोगेंस। तुम कभी किसी का अपमान बर्दाश्त नहीं कर सकते। अगर किसी ने चुनौती दी तो तुम्हें अपनी ताकत दिखानी ही होगी, वरना सिस्टम तुम्हें नर्क स्तर की सजा देगा। अंधेरे का जीनियस, काला जादू सीखने में तुम्हारी रफ्तार राक्षसी होगी। अमर प्रेम, तुम्हारी भावनाएं कभी खत्म नहीं होंगी, भले ही वे सनक या जुनून में बदल जाएं। आर्यन का खून खौल उठा। ये सब बकवास है, ये कोई शक्तियां नहीं बल्कि श्राप हैं। और सबसे बड़ी बात, इस पूरी दुनिया में कहीं काला जादू है ही नहीं। यहाँ सब कुछ पवित्र और उजाले से भरा है। मैं काला जादू कहाँ से सीखूं? मेजबान, आज तुम इतने रोतलू क्यों हो रहे हो? विली की आवाज़ उसके दिमाग में गूंजी। तुम सालों से ऐसे नहीं चिल्लाए। क्या तुम नई शक्ति खुलने से डर रहे हो? थोड़े बड़े हो जाओ मेजबान। आर्यन ने अपनी गाली बीच में ही रोक दी। वह पिछले 5 साल से इस सिस्टम की नई फंक्शन का इंतजार कर रहा था। अगर विली ने कुछ काम का नहीं दिया तो आर्यन ने कसम खाई थी कि वह सिस्टम की आवाज़ को एक छोटी बच्ची जैसा कर देगा और स्क्रीन का रंग गुलाबी पिंक कर देगा। विली के कोट जैसे डर से कांपने लगे। योग्य लोग आगे बढ़ें। ट्रायल का द्वार अब खोला जाता है। लेडी सेल्वारा की आवाज़ शांत थी, लेकिन उसमें एक ऐसा वजन था जिसे टाला नहीं जा सकता था। अखाड़े के बीचों बीच खड़ा विशाल द्वार एक भयानक गूंज के साथ खुला। वह आवाज़ किसी जीवित प्राणी के कराहने जैसी थी, लेकिन द्वार के उस पार कोई रास्ता नहीं दिख रहा था। बस कोहरे की एक धुंधली दीवार थी। कोई नहीं जानता था कि उस पार क्या है। बस मुझे समुद्र के बीच में मत गिराना, कोई बुदबुदाया। भगवान के लिए मुझे जंगल देना, लावा या रेगिस्तान नहीं। क्या होगा अगर हम सीधे किसी दानव के घोंसले में गिर गए? उम्मीदवार डरे हुए थे, लेकिन आर्यन बिना एक शब्द कहे आगे बढ़ा। उसने महसूस किया कि ऊंचे चैम्बरों से कई जोड़ी आंखें उसे घूर रही हैं। उसने पलटकर नहीं देखा और चुपचाप द्वार के अंदर कदम रख दिया। कोहरे ने उसे निगल लिया। जैसे ही आर्यन ने द्वार पार किया, दुनिया बदल गई। उसे ऐसा लगा जैसे अंतरिक्ष फट गया हो और वह एक अंधेरी खाई में गिर रहा हो। धड़ाम, वह पीठ के बल पथरीली जमीन पर गिरा। धूल और ठंडक ने उसे घेर लिया। पसलियों में हल्का दर्द हुआ, लेकिन वह दांत भींचकर खड़ा हुआ। हर सांस के साथ धूल के कण उसके फेफड़ों में जा रहे थे। चारों तरफ सिर्फ पत्थर ही पत्थर थे। उद्धरण चिन्ह डॉट डॉट डॉट। आह मेरी कमर, वह बुदबुदाया। ये दर्द से ज्यादा चिढ़ थी। वह अपने कपड़ों से धूल झाड़ते हुए खड़ा हुआ और चारों ओर देखा। सामने का नज़ारा देखकर उसके कदम ठिठक गए। वहां विशाल मूर्तियां थीं, हजारों साल पुरानी और खंडहर बन चुकी। वे मूर्तियां ड्रैगन्स की थीं। उन्हें इतनी बारीकी से तराशा गया था कि लगता था जैसे वे असली ड्रैगन हो जिन्हें किसी श्राप ने पत्थर बना दिया हो। आर्यन की आंखें सिकुड़ गईं। मेरी तो किस्मत ही खराब है। उसे इस जगह का एहसास हुआ। उसका गुस्सा बढ़ने लगा। उसने एक गहरी सांस ली और अपना चेहरा हाथों से ढक लिया। वह जानता था कि यह जगह क्या है। ये गुमनाम पत्थरों का कब्रिस्तान, द ग्रेवयार्ड ऑफ फॉरगॉटन स्टोन था। ये तो हीरो वाली जगह है, वह बुदबुदाया। उस तलवार वाले नायक प्रोटैगनिस्ट को यहाँ 2 साल बाद आना था। उपन्यास पढ़ने वाला हर कोई जानता था कि यह जगह कितनी ज़रूरी है। यही नायक को अपनी सबसे बड़ी ताकत और सबसे बड़ा चीफ मिलने वाला था। ये जगह आर्यन के लिए नहीं थी। यह एक मजाक है, उसने सपाट आवाज़ में कहा। मेज़बान, तुम्हारी किस्मत वाकई कचरा है। विली ने एक सेकंड भी बर्बाद नहीं किया। क्या ये सब तुम्हारी वजह से नहीं है? आर्यन ने चिढ़कर कहा। जल्दी करो, नया फंक्शन कहाँ है? हमारे पास सिर्फ 8 घंटे हैं और मैं यहाँ धूल चाटने नहीं आया हूँ। तभी उसके दिमाग के बीचों बीच एक नोटिफिकेशन चमका। बधाई हो, शुरुआती मिशन पूरा हुआ। योग्यता के द्वार में प्रवेश करें। मुख्य सिस्टम फंक्शन अनलॉक हुआ। विली की घाटी, वैली ऑफ VILLEY। आर्यन रुक गया। उद्धरण चिन्ह डॉट डॉट डॉट। विली की घाटी, यह क्या बकवास नाम है? सिस्टम ने बड़े गर्व से उसके सामने पूरा विवरण पेश किया। फंक्शन, विली की घाटी सक्रिय। ये फंक्शन मेज़बान को सभी हकीकतों का सबसे बेहतरीन और परफेक्ट विलेन बनाने में मदद करेगा। आपको सिखाने के लिए सिस्टम ने हर ज्ञात आयाम, मुरीम कल्टीवेशन, अलौकिक, मार्शल आर्ट्स, पौराणिक कथाओं और उससे भी परे की दुनिया के विलेन को यहाँ बुलाया है। फंक्शन, विली की घाटी सक्रिय। ये फंक्शन मेज़बान को सभी हकीकतों का सबसे बेहतरीन और परफेक्ट विलेन बनाने में मदद करेगा।
आपको सिखाने के लिए सिस्टम ने हर ज्ञात आयाम, मुरीम, कल्टीवेशन, अलौकिक, मार्शल आर्ट्स, पौराणिक कथाओं और उससे भी परे की दुनिया के विलेन को यहाँ बुलाया है। ताकत, बुद्धि, क्रूरता, रणनीति और विशन, हर पहलू को कवर किया जाएगा। विलेन्स को F से SSS रैंक तक बांटा गया है और कभी कभी दुर्लभ X रैंक की हस्तियां भी दिखाई दे सकती हैं। स्थान, सिस्टम स्पेस, विशेष शर्तें, असीमित माना, इन्फिनिट माना, असीमित पुनर्जन्म, इन्फिनिट रिवाइव्स, बाहरी दुनिया की तुलना में दोगुनी गति। आर्यन ने सब कुछ एक बार पढ़ा। उसके चेहरे पर कोई भाव नहीं था, न ही कोई मजाक। वह गहरी सोच में डूबा था। तो सिस्टम को लगता है कि मुझे इसकी जरूरत है। कोई हथियार नहीं, कोई दैवीय शक्ति नहीं जो आसमान से टपकी हो, बल्कि सबक, लेसन्स। उसने अपनी जीभ थपथपाए। उसे लगा था कि कोई चीट एबिलिटी मिलेगी। सालों तक हजारों सिस्टम नॉवेल्स पढ़ने के बाद उसे लगा था कि उसने सब कुछ देख लिया है, पर ये वाकई अजीब था। इतना अजीब कि इसमें उसकी दिलचस्पी जाग गई। उसने ओपन कमांड पर टैप किया और सिस्टम एक स्क्रॉल की तरह खुल गया। विलेन आर्काइव, विली की घाटी, FSSS अनगिनत, X10 रैंक एकदम व्यवस्थित थे, लेकिन एक चीज खटक रही थी। F से लेकर SSS रैंक तक हर किसी के सामने लिखा था, जिसका मतलब था कि उनकी संख्या अनगिनत थी। लेकिन X रैंक के सामने एक नंबर चमक रहा था, 10। वह गहरे बैंगनी रंग में चमक रहा था, ऐसा रंग जो खतरे का संकेत दे रहा था। आर्यन उसे देखता रहा। सिर्फ 10। पूरी दुनिया के इतिहास में, हर आयाम में सिर्फ 10 लोग ऐसे थे जो सिस्टम के तर्क से भी ऊपर निकल गए थे। आर्यन को डर नहीं लगा, बल्कि उत्सुकता हुई। अगर वे इतने मजबूत हैं, तो मैं वाकई कुछ कमाल का सीख सकता हूँ। असीमित माना, असीमित जिंदगियाँ। अगर मैं उन 10 लोगों के साथ ट्रेनिंग कर सकूं, तो मैं एक तबाही बनकर बाहर निकलूंगा। तभी सिस्टम ने उसकी सोच पर लगाम लगाए। ज्यादा सपने मत देखो, मेजबान। मेरे पास उन्हें बुलाने का अधिकार है, पर वे तुम्हें सिखाएंगे या बार बार मारेंगे, यह उन पर निर्भर करता है। वे कठपुतली नहीं हैं। उनकी अपनी चेतना, अपनी इच्छा और अपने नियम हैं। आर्यन की भौहें तन गईं। क्या मतलब? मुझे लगा था कि ये किसी गेम की तरह होगा। दुश्मन चुनो, स्किल देखो और यस दबाओ। क्या उसे अब इन पागलों को मनाना पड़ेगा? वे विलेन हैं, उन्हें तो बस धमकियां देनी चाहिए और अपनी ताकत दिखानी चाहिए। पर वह इतना बेवकूफ़ नहीं था कि समस्या को न समझे। विलेन दयालु नहीं होते। वे कोई गुरु नहीं है जो अपने रहस्य बांटने के लिए बैठे हों। वे हिंसक और संकी होते हैं। उन्हें ट्रेनिंग के लिए मनाना, ये किसी ड्रैगन के दांत पर मुक्का मारकर उससे उड़ने की ट्रेनिंग मांगने जैसा था। इसका मतलब था कि अब कोई हाथ पकड़कर नहीं सिखाएगा, कोई ट्यूटोरियल नहीं होगा। ये ट्रेनिंग के बारे में था ही नहीं, यह उन लोगों के अहंकार, ईगो से बचने के बारे में था जिन्होंने अकेले ही हजारों कहानियों को खत्म कर दिया था। आर्यन ने अपने कंधे उचकाए। जो भी हो, चलो कोशिश करते हैं। सिस्टम, मैं X रैंक चुनता हूँ। बिना किसी शर्म के उसने मेनू की सबसे महंगी चीज़ ऑर्डर कर दी। वह जानता था कि वह अभी बहुत कमज़ोर है, पर उसे फर्क नहीं पड़ता था। वे क्या करेंगे? मार डालेंगे। वह फिर से जिंदा हो जाएगा। जब नियम असीमित पुनर्जन्म के हैं, तो सबसे बेहतरीन से ही शुरुआत क्यों न की जाए? अगर कोई X रैंक का संकी उसका दिमाग तोड़ना चाहेगा, तो वह तब तक जिंदा होगा जब तक उस विलेन का अहंकार नहीं टूट जाता। स्क्रीन चमक उठी। X रैंक आर्काइव तक पहुंच प्राप्त की जा रही है। चेतावनी, अस्थिरता का जोखिम। क्या आप आगे बढ़ना चाहते हैं? स्पेस के भीतर किए गए सभी कार्य अपरिवर्तनीय हैं। मानसिक आघात पुनर्जन्म के बाद भी बना रह सकता है। आर्यन ने बिना झिझके हाँ पर टैप किया। उसकी सांसें अटक गईं। सीने में उत्साह की एक लहर उठी। वह तैयार था, या कम से कम उसे ऐसा लगता था। वह उस X रैंक विलेन से मिलने वाला था जो पूरी कायनात के सिर्फ उन 10 लोगों में से एक था। कैसा होगा वह? क्या वह आग की लपटों में लिपटा कोई राक्षस होगा, या मौत की लहरें छोड़ने वाला कोई क्रूर देवता? उसका दिल जोर जोर से धड़क रहा था। तभी उसे एक जोरदार खिंचाव महसूस हुआ। अंधेरे ने उसकी चेतना को चारों तरफ से घेर लिया। उसे लगा जैसे वह बिना हवा के किसी अंतहीन खाई में गिर रहा हो। और फिर सब कुछ शांत हो गया। आर्यन ने अपनी आंखें खोलीं। उद्धरण चिन्ह ... वह वापस आ गया था। आर्यन ने अपनी आंखें मलीं। वही पथरीला मैदान, वही पुरानी ड्रैगन की मूर्तियां और वही शांत माहौल। कुछ भी नहीं बदला था। धूल का एक कण भी अपनी जगह से नहीं हिला था। क्या मैं अभी हाँ पर क्लिक नहीं किया था? उसने हैरानी से पूछा। उसने अपने सामने तैर रही सिस्टम स्क्रीन को देखा। वहां फिर से वही इंटरफेस था। क्या आप X रैंक सिस्टम स्पेस में प्रवेश करना चाहते हैं? हाँ, नहीं। आर्यन का गला सूख गया। यह क्या बकवास है? क्या सिस्टम हैंग हो गया है? उसने स्क्रीन को ऐसे देखा जैसे उसने उसे धोखा दिया हो। विली, क्या तुम्हारा दिमाग खराब हो गया है? तुम ग्लिच क्यों कर रहे हो? नहीं मेजबान, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। मुझे लगता है कि तुम्हें कुछ महसूस ही नहीं हुआ, है ना? तुम X रैंक विलेन की घाटी में गए थे, लेकिन तुम मारे गए। असल में तुम 521 बार मारे गए। इसलिए मैं तुम्हें वापस ले आया ताकि तुम्हारा समय बर्बाद ना हो। सन्नाटा छा गया। आर्यन का चेहरा जम गया। उसकी आंखें फटी रह गईं। क्या कहा तुमने? बाहरी दुनिया में सिर्फ 21 मिलीसेकंड बीते हैं। सिस्टम स्पेस के अंदर 42 सेकंड हुए। वहां समय दोगुनी रफ्तार से चलता है। और हाँ, तुम 521 बार मरे और 521 बार जिंदा हुए। आर्यन के होश उड़ गए। रुको। अगर 42 सेकंड भी हुए, तो इसका मतलब है कि मैं हर 0.08 सेकंड में एक बार मारा गया। इतना समय तो पलक झपकने के लिए भी काफी नहीं है। कोई किसी को इतनी बार कैसे मार सकता है? वह पागलों की तरह टहलने लगा। तो क्या वहां कदम रखते ही मैं खत्म हो गया? वह X रैंक विलेन आखिर है क्या? क्या वह कोई मास्किल है?
मैंने तो उसे देखा तक नहीं, मुझे दर्द तक महसूस नहीं हुआ। क्या उसने मुझ पर हमला किया था? नहीं मेज़बान, तुम गलत समझ रहे हो। उस एक्स रैंक विलेन ने तुम पर हमला नहीं किया। सच तो यह है कि उसने गौर तक नहीं किया कि तुम वहां हो। वह तुम्हारी तरफ देख भी नहीं रहा था। तुम बस कुचल दिए गए उसके औरत से। उसकी मौजूदगी के दबाव से तुम्हारा वजूद ही मिट गया। आर्यन के शरीर में एक ठंडी लहर दौड़ गई। कुचल दिया गया मतलब क्या है तुम्हारा? इसे ऐसे समझो मेज़बान, कल्पना करो कि तुम्हें अचानक समुद्र की हजारों मील गहराई में भेज दिया जाए, जहां पानी का दबाव इतना होता है कि वह लोहे के कवच को भी एक चींटी की तरह मसल दे। वह विलेन जहां खड़ा था, वहां की हवा और जगह का दबाव ही इतना था कि तुम्हारा कमजोर शरीर उसे सह नहीं पाया। आर्यन का मुंह खुला रह गया। उद्धरण चिन्ह डॉट डॉट डॉट। मैं इसलिए नहीं मरा क्योंकि किसी ने मुझे मारा। मैं इसलिए मरा क्योंकि मैं एक ऐसी जगह खड़ा था जहां होने की मेरी औकात नहीं थी। उसकी आवाज़ खोखली हो गई थी। मैं उसके लिए एक कीड़े जितना भी नहीं था। उसने मुझे मारा नहीं, बस मेरा वहां होना ही मेरी मौत बन गया। आर्यन का अहंकार चकनाचूर हो गया था। उसे अपनी हार से ज्यादा इस बात का दुख था कि उसे कोई गिन भी नहीं रहा था। क्या सभी एक्स रैंक विलेन इतने ही ताकतवर होते हैं? उसने बुदबुदाते हुए पूछा। एक्स एक ऐसा रैंक है जिसे किसी तराजू पर नहीं तौला जा सकता। बाकी सब एस एक गिलास के अंदर के पानी की तरह हैं। लेकिन एक्स वो पानी है जो गिलास से बाहर निकल चुका है। अब वो पानी एक बाल्टी है या पूरा समंदर, यह नहीं कहा जा सकता। इसलिए अभी तुम उस रैंक के पास भी मत जाना। आर्यन ने अपना होंठ जोर से काटा। उसकी मुट्ठियां भिंच गईं। उसे कीड़क कहा जाना बर्दाश्त नहीं हो रहा था, क्योंकि उसका चरित्र ही अहंकार से बना था। तो मैं इतना कमजोर हूं? हाँ, पर अच्छी बात यह है कि तुम्हें दर्द महसूस नहीं हुआ। खुश रहो कि तुम कम से कम उस महान हस्ती की मौजूदगी में खड़े तो हो पाए। विली, अपना मुंह बंद रखो, आर्यन ने गुस्से से कहा। वह पत्थर की जमीन पर बैठ गया। उसके दिमाग में हजारों ख्याल आ रहे थे। अगर उसकी सिर्फ मौजूदगी ऐसी है, तो जब वह हमला करता होगा तब क्या होता होगा? क्या पूरा आयाम ही फट जाता होगा? लेकिन उस टूटे हुए अहंकार की राख के नीचे एक चिंगारी अभी भी बाकी थी। अगर यह सबसे निचला स्तर है, तो यहाँ से सिर्फ एक ही रास्ता है, ऊपर। एक दिन मैं उस चीज़ से ज़रूर लड़ूंगा और उसे अपनी मौजूदगी महसूस करवाऊंगा। विली, मेरे लिए एसएसएस रैंक विलेन स्पेस खोलो। किसी को भी रैंडम चुन लो। उनकी मौजूदगी से तो मैं नहीं मरूंगा ना? उसने शर्मिंदगी से बचने के लिए पूछा। हाँ और नहीं भी। हर एसएसएस रैंक विलेन तुम्हें अपनी मौजूदगी से मार सकता है, लेकिन एक्स रैंक की तरह वे ऐसा अनजाने में नहीं करते। कुछ इसका इस्तेमाल करते हैं, कुछ नहीं। ठीक है, शुरू करो। आर्यन जमीन पर पालथी मारकर बैठ गया। उसे पता था कि यहाँ कोई उसे नुकसान नहीं पहुंचाएगा। ये ड्रैगन का कब्रिस्तान ट्रायल की सबसे बेकार जगह मानी जाती थी, इसलिए यहाँ कोई नहीं आता था। न इंसान न जानवर। करो, उसने कहा। वही पुराना खिंचाव महसूस हुआ। उसकी चेतना फिर से उड़ चली। कुछ सेकंड बाद जब उसने अपनी आंखें खोलीं, तो उसे एक बिल्कुल अलग दुनिया दिखाई दी। मेज़बान, एसएसएस रैंक विली की घाटी में आपका स्वागत है। विलेन का शीर्षक, सबसे शक्तिशाली माँ। आर्यन ने अपनी आंखें खोलीं और उसके चेहरे पर एक अजीब सी लकीर खिंच गई। तो पहली विलेन एक औरत है, उसने बुदबुदाते हुए कहा। यह नाम उसके दिमाग में किसी पहेली की तरह गूंज रहा था। सबसे शक्तिशाली माँ। उसे लगा था कि कोई खौफनाक नाम होगा, जैसे श्रापों की जननी या अंधेरे की रानी। खैर, टाइटल जो भी हो, वह इंसान बहुत जरूरी रहा होगा। अचानक एक ठंडी हवा उसके चेहरे से टकराए। वह हवा इतनी तेज थी जैसे सर्दियों की बर्फीली सांस। आर्यन शांत रहा। उसने अपने आसपास के माहौल को देखना शुरू किया। वह दुनिया अंधेरी थी, लेकिन ऐसी नहीं जो रोशनी निगल जाए। यहाँ हर चीज काले शीशे की तरह चमक रही थी। जमीन से अजीबोगरीब आकृतियां ऊपर उठी थीं, काली, पॉलिश की हुई और बहुत ही सुंदर। वे किसी मूंगे की तरह दिख रही थीं, लेकिन बहुत ही सलीके से बनाई गई थीं। आसमान एकदम काला था, जहां एक चांद चमक रहा था। वह चांद असली नहीं लग रहा था, ऐसा लगता था जैसे किसी ने उसे सजावट के लिए वहां रखा हो। ये सब बहुत डरावना और साथ ही बहुत खूबसूरत भी था। तभी उसकी नज़र उस जमी हुई दुनिया के केंद्र पर पड़ी। वहां एक सिंहासन था, बहुत ऊंचा और विशाल। वह उसी काले पत्थर से बना था जिससे बाकी दुनिया बनी थी, पर उस पर चांदी की बिजली जैसी धारियां चमक रही थीं। और उस सिंहासन पर वह बैठी थी, एक महिला। वह बिल्कुल स्थिर थी, जैसे मौत की कोई मूरत हो। उसे देखकर आर्यन को डर नहीं लगा, बल्कि वह उसकी खूबसूरती देखकर दंग रह गया। उसकी त्वचा का रंग गहरा और चमकदार था, जो चांदनी में और भी निखर रहा था। उसके बाल स्याही जैसे काले और बहुत लंबे थे। उसने सिंहासन के रंग से मिलता जुलता काला और शाही लिबास पहना था। उसकी आंखें बंद थीं और सिर थोड़ा पीछे झुका हुआ था, जैसे कोई रानी आराम कर रही हो या कोई हथियार म्यान के अंदर हो। आर्यन उसे देखता रहा। वहां कोई औरत नहीं था, कोई दबाव नहीं था, फिर भी उसे देखकर आर्यन खुद को बहुत छोटा महसूस कर रहा था। उसके चेहरे पर एक अजीब सी सख्ती और घमंड था। विली, आर्यन ने धीरे से कहा, यह मरी तो नहीं है ना? अगर मैंने इसे जगाया, तो यह मुझे मार तो नहीं देगी ना? वे यहाँ अमर हैं मेज़बान। विलेन मरने के बाद यहाँ हमेशा के लिए आ जाते हैं। आर्यन ने अपनी घबराहट को दबाया। वह जानता था कि वह एक दानव के सामने खड़ा है जिसने शायद हजारों लाखों लोगों को मारा होगा। विलेन को सम्मान की भूख होती है, इसलिए आर्यन ने तय किया कि वह बहुत ही तमीज से पेश आएगा। तभी कुछ बदला। हवा में एक बर्फीला दबाव महसूस हुआ और एक आवाज गूंजी, धीमी, जादुई और भारी। वह आवाज गूंज नहीं रही थी, बल्कि आर्यन की हड्डियों के अंदर तक कंपन पैदा कर रही थी। तो इसका मतलब मुझे कोई वहम नहीं हो रहा।
आवाज़ धुएं और लोहे की तरह भारी थी। इस शापित नर्क में वाकई कोई और भी मौजूद है। आर्यन का शरीर पत्थर जैसा हो गया, उसका खून जम गया। उसने झटके से सिंहासन की तरफ देखा। वह जाग चुकी थी। उसकी आंखें आर्यन पर टिकी थीं। वे आंखें पूरी तरह काली थीं, उनमें कोई चमक नहीं थी, कोई पुतली नहीं थी। वे किसी दूसरी दुनिया के द्वार जैसी लग रही थीं। वह हमला नहीं कर रही थी, बस उसे देख रही थी। आर्यन की परतों को उधेड़ रही थी। आर्यन के घुटने जवाब देने लगे। उसका दिल इतनी जोर से धड़क रहा था जैसे सीना फाड़कर बाहर निकल जाएगा। उसे लगा जैसे वह साक्षात मौत की आंखों में देख रहा हो। तभी उसके चेहरे पर एक हल्की सी मुस्कान आई। वह मुस्कान प्यार भरी नहीं थी, बल्कि ऐसी थी जैसे कोई शिकारी अपने शिकार को जाल में फंसा देख मुस्कुराता है। वह फिर बोली, इतनी कमजोर ताकत, इतने कमजोर दिमागी पर्दे, और फिर भी। उसकी मुस्कान और गहरी हो गई। मैं इसके दिमाग को पढ़ नहीं पा रही। हवा जम गई। वह थोड़ा आगे झुकी, उसकी आंखों में अब उत्सुकता थी। दिलचस्प है, यह मुमकिन नहीं है, ये बहुत कमजोर है, इसके दिमागी पर्दे न के बराबर हैं। तो फिर इसका दिमाग सुरक्षित कैसे है? वह अपनी जगह से उठी, उसकी चाल किसी साए की तरह थी। यकीनन इसके पीछे कोई बहुत ताकतवर हस्ती है, कोई इसे बचा रहा है। वह आर्यन को फिर से ऊपर से नीचे तक देखने लगी। बेहद बेकार, यूजलेस। फिर भी तुम यहाँ खड़े हो जहाँ चारों तरफ ओब्सीडियन एगोनी काली पीड़ा बिखरी पड़ी है। आर्यन ने अपनी मुट्ठियां भींच लीं। उसके पैर कांप रहे थे। विली, मैं क्या करूं? सिर्फ इसकी नज़रों के सामने खड़ा होना भी इतना मुश्किल क्यों है? ये सामान्य है मेज़बान। ताकतवर लोगों की मौजूदगी ही कमज़ोरों को डरा देती है। खुद को संभालना सीखो। आर्यन को कुछ पुरानी यादें आई जिनसे उसका गुस्सा बढ़ गया। मुझे सिखाओ कि इसकी आंखों में बिना डरे कैसे देखूं। तुम्हारा शरीर और मन कांप रहा है क्योंकि तुम खुद को इससे छोटा समझ रहे हो। बस खुद पर यकीन करो, खुद पर यकीन। आर्यन को समझ नहीं आया। किस बात का यकीन? बस कल्पना करो कि वह एक चींटी है और तुम उसे कुचल सकते हो। उसे नीची नज़रों से देखो और तुम संभल जाओगे। क्या बकवास है, आर्यन मन ही मन चिल्लाया। उसे लगा था विली कुछ काम की बात बताएगा, पर ये इसमें कोई मज़ा नहीं है, उस महिला ने अपना सिर हिलाते हुए कहा। उसके चेहरे पर एक फीकी मुस्कान थी। वह देख रही थी कि कैसे आर्यन कांपते पैरों और झुकी हुई पीठ के साथ खड़ा होने के लिए संघर्ष कर रहा था, मानो उसकी एक नज़र का वजन ही आर्यन के लिए असहनीय हो। मेरी तरफ देखने भर से तुम सीधे खड़े भी नहीं हो पा रहे, उसने निराशा में कहा। एक गहरी सांस के साथ उसने उस भारी दबाव और आग को हटा दिया जिसे वह अनजाने में छोड़ रही थी। वह दम घोंटने वाला काला कोहरा गायब हो गया, जैसे गुरुत्वाकर्षण ने अपनी पकड़ ढीली कर दी हो। आर्यन को अचानक ऐसा लगा जैसे उसकी जंजीरें टूट गई हों। उसके फेफड़ों में हवा भर गई। वह लड़खड़ा कर आगे बढ़ा, उसके घुटने टिकने ही वाले थे। फक, मैं अब सांस ले सकता हूँ, उसने हाँफते हुए बुदबुदाया। उसने अपनी आंखें मली और लड़खड़ाते हुए सीधे खड़े होने की कोशिश की। मुझे शांत रहना सीखना होगा, वरना अगली बार मैं शर्मिंदगी से ही मर जाऊंगा, उसने गुस्से में सोचा। उसने फिर से उस महिला की ओर देखा। वह उसे देख रही थी। उसके चेहरे पर निराशा साफ झलक रही थी। कितने बेकार हो तुम तो बात करने के लायक भी नहीं हो। तुमसे बात करने से अच्छा है कि मैं सो जाऊं। आर्यन खामोश रहा। उसने उसकी हर कड़वी बात सुनी, पर उसके चेहरे पर कोई शिकन नहीं आई। ये कुछ भी नहीं है, आर्यन ने सोचा। मैंने इससे बुरा झेला है। महिला ने अपनी एक भौं ऊपर उठाई। देखो बच्चे, उसकी आवाज़ अब कांच की तरह पैनी थी, मैं तुम्हें एक सवाल पूछने का मौका दूंगी। बस एक जवाब, ईमानदार रहना, जैसे तुम्हारी उम्र के अच्छे बच्चों को होना चाहिए। फिर उसकी आंखें छोटी हो गईं। अगर तुमने झूठ बोला तो तुम मर जाओगे। एक पल का सन्नाटा छा गया। उसने अपना सिर थोड़ा टेढ़ा किया। हालांकि तुम मौत से डरते नहीं दिख रहे। यह अजीब है, जब मैं तुम्हें देख रही थी तुम कांप रहे थे, पर वह मौत का डर नहीं था। वह शर्मिंदगी थी, गुस्सा था, बेबसी थी। आर्यन के दिमाग में एक तूफान चल रहा था। ये अच्छा बच्चा क्या होता है? क्या इसे पता भी है कि आजकल इसका क्या मतलब है? मुझे इसके सवाल पर ध्यान देना चाहिए, वरना यह मुझे यहीं राख बना देगी। तभी उसके दिमाग में विली की आवाज़ गूंजी। हाँ मेज़बान, तुम वाकई बहुत खुशनसीब हो। यह विलेन शांत किस्म की है। मैं तो उम्मीद कर रहा था कि वह तुम्हें टॉर्चर यातना देगी, पर अफसोस। खैर विली, अपनी बकवास बंद करो और कुछ काम का करो। आर्यन मन ही मन चिल्लाया। उसे अपने शब्द बहुत सोच समझकर चुनने थे। उसे ऐसा जवाब देना था जिससे उसकी जान बच जाए। वह सोच ही रहा था कि अचानक उसके होंठ अपने आप हिलने लगे। उसके शब्दों ने उसे धोखा दे दिया। मैं चाहता हूं कि आप मुझे एक आदर्श विलेन बना दें। हवा थम गई। वक्त जैसे एक पल के लिए रुक गया। आर्यन की आंखें फटी की फटी रह गईं। यह क्या था विली, तुम्हारी तो? उसने यह नहीं बोला था। यह उसके शब्द नहीं थे, लेकिन फिर भी आवाज़ उसी की थी। वह महिला उसे बिना किसी भाव के देखती रही, और फिर पफफट, उसके होंठों से एक ठंडी और मजाकिया हंसी निकल गई। एक आदर्श विलेन, इसका क्या मतलब है? उसने अपना हाथ अपने चेहरे पर रख लिया, जैसे वह अपनी हंसी रोक न पा रही हो। कितने अजीब हो तुम। अगर मैं इसकी माँ होती तो मुझे बहुत शर्म आती। उसने अपनी जिंदगी में हर तरह के पागल देखे थे, खूनी, टॉर्चर के शौकीन, ताकत के भूखे। पर ये कुछ नया था। वहीं आर्यन पत्थर की मूरत बना खड़ा था। उसका मन कर रहा था कि जमीन फट जाए और वह उसमें समा जाए। ये बहुत शर्मनाक क्रिंज था। वह अंदर ही अंदर चिल्ला रहा था, ये टॉर्चर है, असली टॉर्चर। लेकिन ऊपर से उसका चेहरा एकदम शांत था, एकदम सख्त विलेन जैसा। आखिरकार उसने अपनी आंख के कोने से एक आंसू पोंछा और अपनी हंसी रोकी। ठीक है, बहुत अच्छे। उसे सालों बाद इतना मजा आया था।
वह सिंहासन पर थोड़ा आगे झुकी। मैंने ठीक से सुना नहीं। फिर से बोलो बच्चे। वह साफ तौर पर मजे ले रही थी, लेकिन इस बार आर्यन हिचकिचाया नहीं। भले ही विली अब खामोश था, आर्यन ने अपनी मुट्ठियां भींची और उसकी आंखों में आंखें डाल दी। मुझे ताकतवर बनाओ, मुझे सिखाओ। उसकी आवाज़ शांत और अटूट थी। महिला की मुस्कान गायब हो गई। वह फिर से बोरियत के साथ पीछे झुक गई। फिर से वही बोरियत वाली बातें। उसने आर्यन को ऐसे देखा जैसे वह कोई बेकार चीज़ हो। क्या तुम्हें पता भी है कि तुम किससे बात कर रहे हो, बच्चे? उसने सोचा था कि आर्यन अब बाकी लोगों की तरह उसके पैर छुएगा या उसकी तारीफों के पुल बांधेगा, लेकिन आर्यन बस चुपचाप खड़ा रहा। विली, जल्दी बताओ इसका नाम क्या है, इसकी पहचान क्या है? जल्दी। आर्यन ने मन ही मन चीखा। मेरे पास कोई जानकारी नहीं है मेज़बान, सिर्फ वही टाइटल है जो मैंने तुम्हें बताया था। क्या सिर्फ इतना ही? सन्नाटा और गहरा हो गया। आर्यन ने धीरे से अपनी नज़रें ऊपर उठाईं। क्या इसे बुरा लगेगा अगर मैं कहूं कि मैं इसे नहीं जानता? इसका नाम सबसे शक्तिशाली माँ सुनने में तो अच्छा है, पर है तो यह विलेन ही। अगर मैंने कुछ गलत कहा तो यह मुझे एक पल में खत्म कर देगी। महिला आर्यन के चेहरे पर झिझक देख रही थी। अचानक उसकी आंखें गुस्से से जल उठीं। तुम मुझे नहीं जानते। उसकी आवाज़ धीरे धीरे बढ़ने लगी। मुझे नहीं जानते, मुझे। उसकी आवाज़ बिजली की तरह कड़की और पूरा कमरा थरथरा उठा। और तुम्हारी इतनी हिम्मत कि यहाँ आकर मुझसे कह रहे हो कि मैं तुम्हें सिखाऊं? हाँ। आर्यन ने बस अपनी पलकें झपकाईं। टिंग, मेज़बान आप मारे गए हैं। मेज़बान आप मारे गए हैं। वह महिला अचानक जम गई। उसका हाथ धीरे से उसके माथे तक पहुंचा। ओह नहीं, मैंने अभी अभी क्या किया? वह बुदबुदाई। उसके होंठ हल्के से कांप रहे थे जब उसने देखा कि उस लड़के का शरीर राख बनकर हवा में बिखर गया। धत, मेरा इरादा उसे मारने का नहीं था। उसके होठों से एक ठंडी सांस निकली। उसकी आंखों में पछतावे की एक हल्की सी झलक थी। वह उसे मारना नहीं चाहती थी, सच में नहीं। बस वह थोड़ी भावुक हो गई थी। उसकी आंखें गुस्से में थोड़ी सी सिकुड़ी थीं और शायद वह उस कमजोर लड़के के लिए काफी था। कोई इतना नाजुक कैसे हो सकता है? वह चिढ़कर अपनी कनपटी मलने लगी। वह बहुत समय से अकेली थी। हजारों सालों बाद कोई जीवित आत्मा यहाँ आई थी और पलक झपकते ही खत्म। क्या यहाँ फिर कभी कोई आएगा? वह फुसफुसाए। कम से कम कुछ बातें तो हो सकती थीं। वह निराशा में डूबी ही थी कि तभी, ए, तुमने मुझे क्यों मारा औरत? कम से कम मुझे जवाब तो देने देती। एक आवाज़ ने अचानक उसके ख्यालों को तोड़ दिया। उसने झटके से अपनी गर्दन घुमाई। आंखें फिर से सिकुड़ गईं। उसने देखा कि वही लड़का आर्यन बिल्कुल वहीं खड़ा था जहां वह कुछ सेकंड पहले राख बना था। वह अपनी आंखें मूंद कर फिर से खोली। उसके चेहरे पर एक पल के लिए हैरानी आई और फिर गायब हो गई। उसने आर्यन को बहुत गहराई से और गौर से देखना शुरू किया। यह कोई भ्रम इल्यूजन नहीं है, कोई क्लोन भी नहीं, समय का जादू भी नहीं है, किसी तकनीक का कोई अवशेष नहीं दिख रहा। वह एक वैज्ञानिक की तरह चीज़ों को परख रही थी। शरीर असली है, आत्मा वही है, मौजूदगी भी वही है, और फिर वह उस नतीजे पर पहुंची जो किसी भी आम इंसान को पागल कर देता। ये फिर से जिंदा हो गया। उसे कोई सदमा नहीं लगा, कोई चीख पुकार नहीं, बस शुद्ध विश्लेषण एनालिसिस। उसने इससे भी बुरा देखा था। ओह वो, आर्यन ने अपने कंधे उचकाते हुए कहा। उसका आत्मविश्वास वापस आ गया था। सच कहूं तो मुझे नहीं पता कैसे, पर मैं मर नहीं सकता। आर्यन की आवाज़ अब पहले से कहीं ज़्यादा मजबूत थी। डर गायब हो चुका था। कम से कम अब मुझे पता है कि मैं जिंदा हो सकता हूँ। अब कोई दबाव नहीं, कोई शर्म नहीं। महिला ने फिर से अपनी पलकें झपकाईं। टिंग, मेज़बान आप मारे गए हैं। आर्यन फिर से उसी जगह पर प्रकट हुआ। इस बार वह थोड़ा हक्का बक्का था। उद्धरण चिन्ह डॉट डॉट डॉट। तुमने मुझे फिर से क्यों मारा? उसने अपना सिर टेढ़ा किया। उसके होठों पर एक शरारती मुस्कान थी। तो तुम वाकई बार बार जिंदा हो सकते हो, उसने दिलचस्पी लेते हुए कहा। कितना रोमांचक है। मेरा अंदाजा है कि तुम यहाँ आने से पहले भी मर चुके थे, मेरी तरह। उसने अपनी ठुड्डी पर उंगली रखी। हालांकि मैंने यहाँ कभी मरने की कोशिश नहीं की, पर इशारों से इयॉन्स यहाँ हूँ और मेरी उम्र नहीं बढ़ी, तो शायद मैं मर नहीं सकती। उसने बिना किसी देरी के आर्यन की पूरी स्थिति का अंदाजा लगा लिया। अगर तुम असली दुनिया में नहीं मरे तो जरूर यह अजीब जगह ही तुम्हें अमर बना रही है। एक बंद दुनिया, सील्ड वर्ल्ड, यही एक तर्क है। विली, क्या इसने मेरा दिमाग पढ़ लिया? आर्यन अंदर ही अंदर घबरा गया। इसने कुछ ही सेकंड में सच का पता कैसे लगा लिया? इसने दिमाग नहीं पढ़ा, मेज़बान। आपकी जानकारी सुरक्षित है। उसका अंदाजा आपके चेहरे के भावों और तर्क लॉजिक पर आधारित है। वह एसएसएस रैंक विलेन ऐसे ही नहीं बनी। उसकी परखने की शक्ति पूर्ण है। आर्यन ने थूक निगला। ये तो कोई दानव है, ये मुकाबला बराबरी का है ही नहीं। उसकी आवाज़ ने फिर से आर्यन के ख्यालों को तोड़ा। चलो एक और अंदाज़ा लगाती हूँ, उसने आर्यन की रूह में झांकते हुए कहा। तुम उस दुनिया और इस दुनिया के बीच आ जा सकते हो। तुम यहाँ ताकतवर बनने आए हो, क्योंकि यहाँ तुम मर नहीं सकते। कोई खतरा नहीं, बस ट्रेनिंग और विकास। वह मुस्कुराए। और अगर तुम मुझे मनाने में कामयाब हो गए तो तुम्हें हुनर मिलेगा, अनुभव, ताकत, वह भी बिना किसी जोखिम के। आर्यन सन रह गया। वह उसे किसी खुली किताब की तरह पढ़ रही थी। क्या तुम वाकई नहीं जानते कि मैं कौन हूँ? उसने अचानक धीमी आवाज़ में पूछा। आर्यन झटके से होश में आया। नहीं, मुझे पता है। मुझे आपका टाइटल पता है। ऐसा नहीं है कि मैं कुछ नहीं जानता, मैम। उसने मैम शब्द पर थोड़ा जोर दिया ताकि शायद उसे कुछ मसी पॉइंट्स मिल सकें। वह उसकी घबराहट देखकर थोड़ा हंसी। टाइटल, उसने अपने होठों को छुआ। मेरे तो बहुत।
सारे हैं, लेकिन अगर तुम मुझे जानते हो तो तुम्हें सबसे महान वाला पता होगा। उसकी निगाहें फिर से पैनी हो गई। तो बताओ, वह क्या है? वह एक टाइटल जो हजारों सालों बाद भी अमर रहा। आर्यन ने हिम्मत जुटाई और बोला, वह है सबसे शक्तिशाली माँ। टिंग, मेजबान, आप फिर से मारे गए हैं। सिंहासन का हत्था उसके हाथ के नीचे चकनाचूर हो गया। उसकी आंखें पूरी तरह काली हो गई, गुस्से की एक अंतहीन खाई। तुम्हारी इतनी हिम्मत? वह दहाड़ी, तुम मेरा मजाक उड़ाने की जुर्रत कर रहे हो, बच्चे? आर्यन, जो अभी अभी फिर से प्रकट हुआ था, खाली नजरों से उसे देखने लगा। उद्धरण चिन्ह डॉट डॉट डॉट। अब क्या हुआ? उसकी आवाज में अब डर से ज्यादा हैरानी थी। विली, सच में इसे क्या दिक्कत है? क्या इसे कोई पर्सनैलिटी डिसऑर्डर है या क्या? मुझे भी नहीं पता मेजबान। वह बस एक विलेन की तरह व्यवहार कर रही है। पर सच कहूं तो उससे कुछ सीखो। एक विलेन की मानसिकता ऐसी ही होनी चाहिए। ये सिस्टम भी अपनी ही धुन में है। आर्यन ने अपनी मुट्ठी भींची। कसम से, एक दिन मैं इस सिस्टम को जरूर पीटूंगा। क्या मैंने कुछ गलत कहा? क्या वह टाइटल गलत था? आर्यन के शरीर में ठिठुरन दौड़ गई। मैं जान गया, इस धोखेबाज विली ने मुझे गलत जानकारी दी है ताकि मेरी शामत आ जाए। उसने ऊपर देखा, वह अभी भी सिंहासन पर बैठी थी, लेकिन उसके हाथ के नीचे का हत्था गायब था। उसने उसे अपने नंगे हाथ से कुचल दिया था। आर्यन ने डरते हुए थूक निगला, और मुझे लगा था कि वह शायद सिर्फ कोई जादूगरनी है, लेकिन वह सिंहासन, वह कोई मामूली पत्थर नहीं था। वह किसी दिव्य संगमरमर या बहुत ऊंचे दर्जे की धातु से बना था और उसने उसे मिट्टी की तरह कुचल दिया। आर्यन की आंखें उसकी कदकाठी को परखने लगीं। यह मुमकिन नहीं है, शारीरिक रूप से वह इतनी शक्तिशाली नहीं दिखती, और फिर भी वह थी। बिना एक पल बर्बाद किए आर्यन ने अपनी पीठ सीधी की। उसकी अंतरात्मा चिल्ला रही थी कि उसे तेजी से कुछ करना होगा। वह झुका नहीं, वह कोई कुत्ता नहीं था जो किसी के पैरों में गिरे। ज्यादातर लोग शायद माफी मांगने के लिए घुटनों पर आ जाते, खासकर तब जब उन्हें उसी इंसान से कुछ चाहिए हो। लेकिन आर्यन अलग था। उसने पूरी शिष्टता और नियंत्रण के साथ कहा, अगर मेरी बात से आपको ठेस पहुंची है तो मैं माफी चाहता हूं, मैम। कृपया समझें कि मुझे नहीं पता था कि वह टाइटल अपमानजनक था। उसने अपने शब्द बहुत सोच समझकर चुने थे। कोई झूठ नहीं, यहाँ तक कि आधा सच भी नहीं। वह महिला झूठ को कांच की तरह आर पार देख सकती थी। ये सिर्फ मेरी अज्ञानता थी। मैंने खुद ही उस नाम का अंदाजा लगाया था, लेकिन मुझे स्वीकार करना चाहिए था कि मैं कुछ नहीं जानता। सच तो यह है कि मैंने आपके बारे में पहले कभी नहीं सुना। मैं इस जगह बिना किसी जानकारी के आया हूँ। बिल्कुल शून्य। उसने अपना सिर थोड़ा झुकाया। ये झुकना डर से नहीं, बल्कि ईमानदारी दिखाने के लिए था। इसलिए कृपया मेरी माफी स्वीकार करें। वह महिला उसे खामोशी से देखती रही। उसका चेहरा पत्थर की तरह ठंडा और स्थिर था। पर यह ज्यादा देर नहीं चला। उसने आर्यन के चेहरे को गौर से देखा, और फिर उसकी निगाहें थोड़ी नर्म हुईं। उसने शब्दों के पीछे की सच्चाई देख ली थी। मैं समझ गई, वह धीरे से बुदबुदाए। टिंग, मेजबान, आप फिर से मारे गए हैं। क्या? आर्यन की आवाज़ उसके दिमाग में गूंजी जब उसका शरीर फिर से बना। इस औरत को क्या दिक्कत है? क्या मैंने अभी माफी नहीं मांगी थी? क्या ये सिर्फ मेरी जिंदगी के साथ खेल रही है? आर्यन के अंदर गुस्सा उबलने लगा। कसम से, यह मुझे अपनी निजी जागीर का कोई मामूली मोहरा समझ रही है। विलेन अक्सर अप्रत्याशित होते हैं, मेजबान। और हाँ, कुछ तो पूरी तरह से पागल होते हैं। आर्यन ने अपने दांत पीस लिए। क्या सभी हाई रैंक विलेन ऐसे ही साइको होते हैं? क्या इनसे बात करना मुमकिन नहीं? फिर भी उसने अपना गुस्सा जाहिर नहीं होने दिया। यहाँ विलाप करने का समय नहीं था, और वैसे भी यहाँ मरने में दर्द नहीं होता था। वह उसे दर्द महसूस होने से पहले ही मार देती थी। बस एक अजीब सा एहसास होता था, जैसे कोई सपना देखते ही भूल जाना। वह फिर से आगे बढ़ा। उसे स्थिति को शांत करना ही था। मैम, मुझे लगता है कि बेहतर होगा अगर हम अपना परिचय ठीक से दें। उसने सिंहासन से नीचे आर्यन की तरफ देखा। उसके चेहरे पर अब एक नई चीज दिख रही थी, बोरियत। उसके भाव किसी भी इंसान से तेज बदल रहे थे। एक सेकंड में गुस्सा, अगले ही पल बेरुखी। ये डरावना था। मैं शुरू करता हूँ, आर्यन ने बढ़ते हुए दबाव के बावजूद कहा। मेरा नाम आर्यन है। इस साल मैं 16 साल का हूँ। और मैं बहुत अच्छा हूँ। वह अपनी पूरी ऊर्जा और शिष्टता के साथ खुद को पेश करने की कोशिश कर रहा था। वह झूठ नहीं बोल रहा था, वह बस उसे वह दे रहा था जो वह दे सकता था। वह बस फिर से मरना नहीं चाहता था। लेकिन वाक्य के बीच में ही, ठीक है, बहुत हुआ। उसने उबासी ली और अपने नाजुक हाथ से मुंह ढक लिया। परिचय देना सही तरीका तो है, पर नहीं, मुझे बोरियत से नफरत है। आर्यन की सांसें रुक गईं। उसकी भौहें गुस्से से फड़कने लगीं। क्या बकवास है? मैं अपनी पूरी ताकत लगाकर भाषण दे रहा हूँ और इसे ये बोरिंग लग रहा है। मैं सब कुछ सही कर रहा हूँ, यहाँ तक कि झूठ भी नहीं बोल रहा। फिर भी उसने बाहर कुछ जाहिर नहीं किया। चलो, अब मैं अपना परिचय देती हूँ, उसने कहा। उसके चेहरे पर फिर से एक हल्की मुस्कान आ गई और उसने अपना गाल अपने हाथ पर टिका लिया। आर्यन सावधान हो गया। चलो, आखिरकार कुछ प्रगति हो रही है। वह अब शांत लग रही थी, कम से कम कातिलाना तो नहीं। शायद यही वो पल था जब आर्यन जान पाता कि वह किस तरह की हस्ती है और उसे अपनी ताकत कैसे हासिल करनी है। लेकिन फिर वह पूरी तरह खामोश हो गई। कोई भाव नहीं, कोई सांस नहीं, बस सन्नाटा। सेकंड बीतते गए, और फिर मिनट। आर्यन उलझन में पड़ गया। क्या ये जम गई है? क्या इसका सिस्टम क्रैश हो गया? खामोशी जितनी लंबी खींच रही थी, उतना ही अजीब लग रहा था। आर्यन हिलने की हिम्मत नहीं कर पा रहा था। उसे लगा कि एक मूर्ति की तरह खड़े रहना ही सही होगा। विली, यह आंखें खोलकर सो तो नहीं गई ना? उसने बिना होंठ हिलाए धीरे से पूछा।
वह सोच रही है मेज़बान। क्या सोच रही है? रुको, कहीं यह मेरे शब्दों में कोई लूपहोल तो नहीं ढूंढ रही? नहीं मेज़बान, वह बहुत गहराई से विचार कर रही है। जल्दी बताओ, बीच में क्यों रुक रहे हो? वह सोच रही है कि अपना परिचय कैसे दे। सन्नाटा छा गया। क्या? आर्यन ने अपनी आंखें झपकाईं। तुम कह रहे हो कि इस लेवल की हस्ती जो मेरे जिंदा होने का राज एक पल में जान गई, उसे अपना परिचय देने के लिए सोचना पड़ रहा है? मजाक कर रहे हो क्या? ऐसा होता है मेज़बान, जब कोई उस मुकाम पर पहुंच जाता है जहां परिचय की ज़रूरत नहीं रहती। उसे अपना नाम बताने की ज़रूरत नहीं होती क्योंकि दुनिया उसे पहले से जानती है। जब हज़ारों सालों तक किसी को अपना परिचय न देना पड़े तो वह ये भूल जाता है कि शुरुआत कैसे करें। विली थोड़ा रुका। शायद तुम अभी न समझो, पर अगर तुम भी कभी महान बने तो समझोगे। असली गर्व उस पल में होता है जब आपको अपना नाम लेने की ज़रूरत न पड़े। बकवास, आर्यन ने मन ही मन कहा। जिसका दिमाग इतना तेज है वह अपना नाम लेना नहीं भूलेगी। वह पक्का कुछ और ही सोच रही है। उसने सावधानी से उसकी ओर देखा। वह अब भी शून्य में देख रही थी। और फिर उसके होंठ हिले। अपना परिचय दूं? उसकी आवाज़ ने भारी सन्नाटे को चीर दिया। उसके होंठों पर एक अजीब सी मुस्कान आई, एक ऐसी मुस्कान जो किसी सामान्य इंसान की नहीं हो सकती थी। चलो शुरू करती हूँ। और फिर उसने कहा, मैं वो माँ हूँ जिसने अपनी ही पैदा हुई बेटी को अपने हाथों से मारने की कोशिश की थी। मैं वो माँ हूँ जिसने अपनी ही नवजात बेटी को अपने हाथों से मारने की कोशिश की थी। एक लंबा सन्नाटा छा गया। फिर एक ऐसी मुस्कान के साथ जो रूह को कंपा दे, उसने आगे कहा, लेकिन मैं नाकाम रही। आर्यन, जो किसी महान परिचय की उम्मीद कर रहा था, पत्थर बन गया। ये शब्द किसी भी जादुई हमले से ज्यादा घातक थे। उसकी रूह कांप उठी। ये कैसा परिचय है? आर्यन का दिमाग चकरा गया। कोई भी खुद को इस तरह पेश नहीं करता। ये सिर्फ विलेन होना नहीं था, ये तो राक्षसीपन की पराकाष्ठा थी। उसके दिमाग में एक नन्ही सी बेबस बच्ची की तस्वीर उभरी और उसका जी मिचलाने लगा। विली, क्या मुझे यही बनना है? क्या विलेन बनने के लिए मुझे ऐसे ही किसी दरिंदे की नकल करनी होगी? अगर ऐसा है तो मुझे यहाँ से बाहर निकालो। मुझे इससे घिन आ रही है। आर्यन ने मन ही मन बहुत सख्ती से कहा। उसकी पूरी बात सुनो मेज़बान, विली ने जवाब दिया। हर काम के पीछे एक वजह होती है। यही तुम्हारा पहला सबक है। हर क्रिया, चाहे वह कितनी ही काली क्यों न हो, उसका एक कारण होता है। आर्यन ने अपने दांत पीस लिए और सुनने लगा। उस महिला ने अपनी कहानी जारी रखी। मैंने अपनी बेटी को जन्म दिया, लेकिन भारी थकान की वजह से मैं अगले 4 दिनों तक होश में नहीं आई। जब मैं जागी तो न मेरा पति वहां था, न मैं उस घर में थी जहां हम साथ रहते थे। देखभाल करने वाले ने बताया कि पति और उसके परिवार को बेटी नहीं चाहिए थी। उन्होंने मुझसे कहा कि इस गंदगी को साफ करो और घर वापस आ जाओ जैसे कुछ हुआ ही ना हो। यहाँ तक कि मेरी अपनी माँ ने भी यही कहा। मैं उस वक्त बहुत कमज़ोर थी, पर मैं अपनी बेटी को पहली बार देखने गई। उसे अपनी गोद में उठाया। मुझे नहीं पता मैं क्या सोच रही थी। मैं बस उसे लेकर खड़ी रही। उस महिला का चेहरा अब पूरी तरह भावहीन था, जैसे वह कोई पुरानी फिल्म देख रही हो। मुझमें उसे अपने हाथों से मारने की हिम्मत नहीं थी, इसलिए मैं उसे बाहर ले गई। सर्दियों का मौसम था, इतनी ठंड कि इंसान का खून जम जाए। घर पर कोई नहीं था। उस रात मैंने अपनी बेटी को बिना कपड़ों के खुले बर्फ में छोड़ दिया और मैं खुद चौखट पर बैठ गई, यह इंतजार करने के लिए कि वह कब जमकर मर जाएगी। और इंतजार करते करते वहीं सो गई। आर्यन की सांसें रुक गईं। उसे अपनी रगों में बर्फ का एहसास होने लगा। जब मैं सुबह जागी, मैं बाहर जाने से डर रही थी। मुझे डर था कि मैंने क्या कर दिया है। लेकिन जब मैं बाहर गई, वह वहां बर्फ में दबी हुई थी, बेहोश। उसका पूरा शरीर नीला पड़ चुका था, लेकिन वह अभी भी सांस ले रही थी। आर्यन ने अपना सिर दूसरी तरफ घुमा लिया। वह इस दृश्य की कल्पना भी नहीं करना चाहता था। उद्धरण चिन्ह डॉट डॉट डॉट। और मैं नाकाम रही। मैं अपनी बेटी को मारने में नाकाम रही, उसने कहा। फिर उसकी आवाज़ थोड़ी बदली। लेकिन फिर मैंने सोचा, अगर मेरी बेटी मौत से पूरी रात लड़ सकती है तो मैं उसके लिए एक बार दुनिया से क्यों नहीं लड़ सकती? मैं उस परिवार के पास वापस जाने के लिए इतनी बेताब क्यों थी? मैंने क्या सोचा था? उसने एक लंबी उबासी ली और बेपरवाही से कहा। तो मैं उठी और मैंने पूरे परिवार को मार डाला। मेरा पति, मेरी माँ, मेरे ससुराल वाले, हर वो शख्स जिसने मुझसे उसे मारने को कहा था। आर्यन सन रह गया। अभी कुछ पल पहले उसे उस औरत पर दया आ रही थी, पर अब वह उलझन में था। वह विलेन थी और उसने विलेंस वाला ही काम किया था। फिर मैंने अपनी बेटी को पालना शुरू किया, उसने आगे बताया। पैसे कमाने के लिए मैंने शहर में एक दुकान खोलने की सोची, लेकिन कुछ पवित्र लोग आए। उन्होंने कहा कि मैं दुकान नहीं खोल सकती क्योंकि बगल में उनके देवता की मूर्ति है। आर्यन ने ठंडी सांस ली। अब ये पवित्र लोग उसे परेशान करेंगे, उसे बर्बाद करेंगे। उसे लगा वह कहानी जानता है। तो उस महिला ने पलकें झपकाते हुए कहा, अगले दिन मैंने उनकी मूर्ति उठाकर शहर के बाहर फेंक दी। आर्यन उसे देखता ही रह गया। फिर वह हल्का सा हंसा। मैं क्या उम्मीद कर रहा था? यह कोई हीरो नहीं, विलेन है। उन्होंने मुझे डायन विच कहा और मुझे मारने आए, तो मैंने उन्हें भी मार दिया। और यह सिलसिला चलता रहा। एक दिन साम्राज्य के राजकुमार ने मेरी बेटी को हाथ लगाने की कोशिश की, तो मैंने उसे भी मार दिया। उसने ये सब ऐसे बताया जैसे मौसम की जानकारी दे रही हो। अंत में मैंने उन सभी औरतों को सिखाना शुरू किया जिनके साथ मेरे जैसा हुआ था। मैंने हजारों पोते पोतियाँ, दादा दादी, जो भी मेरे रास्ते में आया, सबको खत्म कर दिया। अपनी पूरी जिंदगी में मैंने अरबों लोगों को मारा है। उसने सीधे आर्यन की आंखों में देखा। और मेरा नाम है ज़ारा रावरीन।
यह मेरा परिचय है। आर्यन खामोश खड़ा था। ये औरत नरक से होकर गुजरी थी, पर उसके बाद उसने पूरी दुनिया को नरक बना दिया था। खैर मैम, आर्यन ने खुद को संभाला। मैं सीधे मुद्दे पर आता हूँ। मुझे क्या करना होगा ताकि आप मुझे अपनी कोई शक्ति सिखा सकें? मेरे पास समय कम है। ज़ारा ने अपना सिर टेढ़ा किया और एक ठंडी मुस्कान दी। ओह वो नहीं, मेरे पास तुम्हें सिखाने के लिए कुछ नहीं है। तुम सीखने लायक नहीं लग रहे, उसने मजाक उड़ाते हुए कहा। और सबसे बड़ी बात, मुझे तुम्हारी आंखों में मेरे लिए रत्ती भर भी सम्मान नहीं दिखा। तुम मेरी बात पूरी सुनने से पहले ही यहाँ से भागना चाहते थे, है ना? ऐसे इंसान को मैं कुछ नहीं सिखाती। आर्यन के जबड़े भिंच गए। यह अजीब औरत, अगर इसे मना ही करना था तो इतनी कहानी क्यों सुनाए? आर्यन का मन उसे कोसने का कर रहा था, लेकिन तभी ज़ारा के चेहरे के भाव बदल गए। उसकी आंखों में एक अजीब और डरावनी चमक आए। उसके चेहरे पर एक ऐसी मुस्कान फैली जो इंसानी नहीं लग रही थी। वैसे मुझे लगता है कि मेरे पास तुम्हें सिखाने के लिए कुछ है, उसने अचानक कहा। उसकी आवाज़ अब शिकारी जैसी थी। आर्यन अपनी जगह पर जम गया। उसकी रूह कांपने लगी। वह मुस्कान, वह बहुत ही खतरनाक थी। यह अचानक क्या हुआ? यह क्या करने वाली है? अचानक इतना बदलाव क्यों? आर्यन ने अपनी आंखें सिकोड़ते हुए पूछा। अभी तो आपने मुझे ठुकरा दिया था। उसकी आवाज़ में शक था। एक पल पहले वह उसे कचरे की तरह बाहर फेंक रही थी और अब अचानक कुछ ऑफर कर रही थी। ये बदलाव बहुत अजीब था। उसके चेहरे पर जो मुस्कान थी वह सिर्फ डरावनी नहीं थी, बल्कि वैसी थी जो एक विलेन किसी की जिंदगी बर्बाद करने से पहले देता है। मैं तुम्हारा क्या बिगाड़ दूंगी? उसने अपने कंधे उचकाए। तुम यहाँ मर तो सकते नहीं, है ना? तुम बार बार जिंदा हो जाओगे, तो डर किस बात का? आर्यन खामोश रहा। वह गलत नहीं थी, और यकीन मानो, उसने मखमली लेकिन पैनी आवाज में जोड़ा, अगर यह काम कर गया तो ये तुम्हारे लिए बहुत फायदेमंद होगा। काम कर गया मतलब? क्या आप मुझ पर कोई प्रयोग एक्सपेरिमेंट करने वाली हैं और उसे ट्रेनिंग का नाम दे रही हैं? आर्यन ने सावधानी से पीछे हटते हुए पूछा। विली, यह क्या करने वाली है? मुझे नहीं पता मेजबान। इस हस्ती का व्यवहार किसी भी रिकॉर्ड से बाहर है। धत, किसी काम का नहीं है ये सिस्टम। आर्यन ने मन ही मन कोसा। फिर भी उसने सोचा, अगर वह प्रयोग करती भी है तो बुरा से बुरा क्या होगा? वह मर तो सकता नहीं, और अभी वह इतना कमजोर है कि उसे कुछ भी चलेगा। उसे ताकत चाहिए, और वह भी जल्दी। उसने अपनी जिंदगी में सुकून से ज्यादा दर्द देखा है। चीखना चिल्लाना, उसे याद भी नहीं कि उसका शरीर ये सब कैसे करता है। देखा जाए तो यह विन विन स्थिति थी। वैसे भी विलेन से तर्क करना बेकार था। वह सिर्फ यहाँ से जाने के बारे में सोच ही रहा था और इसने उसे मना कर दिया था। इतनी छोटी सी बात पर नखरे। चलो एक काम करते हैं, उसने अचानक शरारती अंदाज में कहा। मैं तुम्हें कुछ दिखाती हूँ। अगर तुम उसे तोड़ पाए, उसने चुटकी बजाई, तो मैं तुम्हें अपनी सबसे शक्तिशाली आखिरी तकनीक सिखाऊंगी। आर्यन की सांसें रुक गईं। आखिरी तकनीक, अल्टीमेट टेक्निक। लेकिन अगर तुम नाकाम रहे, उसकी मुस्कान और चौड़ी हो गई, तो तुम्हें उस प्रयोग से गुजरना होगा। उसने इसे एक खेल की तरह कहा। तुम्हारे लिए ये दोनों तरफ से फायदेमंद है, और मेरे लिए ये थोड़ा मनोरंजन होगा। उसकी आंखें किसी शिकारी बिल्ली की तरह चमक रही थीं। आर्यन का गला सूख गया। अगर उसे वो तकनीक मिल गई तो वह अपनी डार्क एफिनिटी के साथ तबाही मचा सकता था। वह उस घमंडी हीरो एरोन को धूल चटा देगा। क्या आप सच में सिखाएंगी? उसने अपनी आवाज़ को स्थिर रखने की कोशिश की, लेकिन उसके चेहरे पर लालच साफ दिख रहा था। उसकी आंखों में ताकत की भूख थी। वह अपनी जिंदगी बदलने का मौका देख रहा था। मेजबान, तमीज से, विली की आवाज़ आए। आर्यन ने उसे अनसुना कर दिया। मैं वादा करता हूँ, मुझे मंजूर है, उसने सिर हिलाकर कहा। तभी ज़ारा के चेहरे पर गंभीरता छा गई। मुझे सिर्फ शब्दों का वादा नहीं चाहिए। तुम्हें इस जगह की कसम खानी होगी कि चाहे कुछ भी हो जाए, प्रयोग पूरा होने से पहले तुम इस आयाम को छोड़कर नहीं जाओगे। तुम पीछे नहीं हटोगे, किसी भी कीमत पर नहीं। आर्यन को लगा कि वह उसे कोई अनपढ़ बंदर समझ रही है। उसने अपना गला साफ किया और सीधा खड़ा हो गया। ठीक है, पहले दिखाओ कि मुझे तोड़ना क्या है। बिल्कुल टिल्ड, उसने बड़े प्यार से कहा और फिर से चुटकी बजाई। चटकी। आर्यन के पैरों के पास पड़ा एक चमकदार काला पत्थर अचानक पिघलने लगा। वह किसी गाढ़े लिक्विड तरल की तरह ऊपर उठा और आर्यन के चेहरे के सामने आकर रुक गया। 3 सेकंड के अंदर वह तरल 2 काली धातु की डंडियों में बदल गया। वे दोनों लगभग 4 फीट ऊंची थीं और एक दूसरे से 10 मीटर की दूरी पर खड़ी थीं। आर्यन उनके बीच में खड़ा था। ऐसा लग रहा है जैसे वह किसी रिबन को काटने के लिए कहेगी। तभी उसने एक रहस्यमयी मुस्कान के साथ कहा, इसे काटो। किसे काटूं? आर्यन उलझन में पड़ गया। इन दोनों डंडियों को। उसने जवाब नहीं दिया, बस इशारे से कहा, क्या तुम्हें वह धागा नहीं दिख रहा? धागा। आर्यन ने अपनी आंखें सिकुड़ी और उन दोनों डंडियों के बीच गौर से देखा। उसे एक बहुत ही बारीक, लगभग अदृश्य काली रेखा दिखाई दी। वह बाल से भी पतली थी। आपका मतलब ये धागा? उसने अपनी उंगली से इशारा किया। उसने सिर हिलाया। हाँ, इसे तोड़ दो और मैं अपनी बात पर कायम रहूंगी। आर्यन को लगा कि यहाँ कुछ तो गड़बड़ है। चलो, तुम्हारे लिए इसे थोड़ा आसान बना देती हूँ, उसने मजाक में कहा। मैं इसे 1000 गुना और पतला कर देती हूँ। क्या? आर्यन के कुछ बोलने से पहले ही वह धागा और बारीक होने लगा। पलक झपकते ही वह उसकी नज़रों से ओझल हो गया। अब वहाँ कुछ नहीं दिख रहा था। विली, क्या यह मेरे मजे ले रही है? मुझे ऐसा नहीं लगता मेजबान। इस लेवल के लोग झूठ नहीं बोलते, खासकर तुम्हारे जैसे इंसान से। अंतिम हिस्सा जरूरी नहीं था, आर्यन ने मन ही मन सोचा। वह औरत वहीं खड़ी इंतजार कर रही थी। क्या यह मुमकिन भी है?
जो चीज़ दिखी नहीं रही उसे कैसे तोड़ूं? क्या आप पक्का कह रही हैं? उसने ठंडे लहजे में पूछा। बिल्कुल बच्चे, उसने एक तिरछी नज़र डाली। पर अपना वादा मत भूलना। अगर तुम कामयाब हुए तो तकनीक तुम्हारी, अगर नहीं, उद्धरण चिन्ह डॉट डॉट डॉट, तो आप मुझ पर प्रयोग करेंगी। आर्यन ने वाक्य पूरा किया। उसे एहसास हो गया था, यह एक जाल था, एक ऐसी चुनौती जो सिर्फ विलेन ही दे सकते थे। और फिर भी उसने सिर हिला दिया। अब उसे फर्क नहीं पड़ता था। अगर इसका मतलब असली ताकत है तो वह इसे आखिर तक देखेगा, चाहे कुछ भी हो जाए। मैं वादा करता हूँ, आर्यन ने साफ आवाज में कहा। जैसे ही ये शब्द उसके मुंह से निकले, ज़ारा रावरीन के चेहरे पर एक शैतानी मुस्कान फैल गई। यह एक अनुभवी विलेन की मुस्कान थी, खतरनाक, संतुष्ट और थोड़ी हिकारत भरी, जैसे कोई मकड़ी किसी मक्खी को खुद जाल में आते देख रही हो। आर्यन ने बिना सोचे समझे हाँ क्यों कह दिया। जवाब सीधा था, एक एसएसएस रैंक विलेन की आखिरी तकनीक का लालच। उसने तर्क दिया, अगर मैं जीत गया तो तकनीक मेरी, अगर हार गया तो उसने खुद कहा है कि प्रयोग मेरे लिए फायदेमंद होगा। दोनों तरफ से मेरी ही जीत है। उसे लगा ये धागा तोड़ना बहुत आसान होगा। उसे लगा कि विलेन्स अक्सर अपने घमंड की वजह से हार जाते हैं, और शायद यह औरत भी वैसी ही है। एक बाल से भी पतला धागा, ये तो बच्चों का खेल है। और जहां तक वादे की बात थी, उसे लगा कि यह सिस्टम का बनाया स्पेस है, यहाँ वादों की क्या अहमियत। अगर कुछ गड़बड़ हुई तो वह बस यहाँ से गायब हो जाएगा। वह इसी सोच में डूबा था कि तभी सिस्टम नोटिफिकेशन, मेजबान ने सिस्टम के अधिकार के तहत एसएसएस रैंक विलेन ज़ारा रावरीन के साथ एक मौखिक अनुबंध वर्बल कॉन्ट्रैक्ट किया है। ये स्थान इस वादे को स्वीकार करता है, यदि कोई भी पक्ष इसे तोड़ने की कोशिश करेगा तो सिस्टम उसे लागू करने के लिए हस्तक्षेप करेगा। आर्यन की आंखें फटी की फटी रह गईं। उसका चेहरा उतर गया। उद्धरण चिन्ह डॉट डॉट डॉट, क्या बकवास है। कुछ सेकंड तक वह सुन्न खड़ा रहा। ये भी होता है, किसी ने मुझे बताया क्यों नहीं। सामने से ज़ारा की हंसी गूंजी। पफफट, हा 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 हा। वह अपना सिर पीछे झुकाकर पागलों की तरह हंसने लगी। वह आर्यन को ऐसे देख रही थी जैसे किसी बिल्ली ने कुत्ते के साथ कोई बहुत बड़ा प्रैंक मजाक कर दिया हो। मेरा अंदाजा सही था टिल्डा, वह हंसते हुए लगभग गा रही थी। काम कर गया, ये वाकई काम कर गया। हा हा हा। उसे आर्यन का उतरा हुआ चेहरा देखकर बहुत मजा आ रहा था। वह जान गई थी कि आर्यन अब फंस चुका है। विली, तुमने मुझे इस बारे में क्यों नहीं बताया? क्या तुम उसके साथ मिले हुए हो? वह ये सब जानती थी और मुझे कुछ पता नहीं था। आर्यन अपने दिमाग में चिल्लाया। मेज़बान, मैंने आपको उन फंक्शंस की जानकारी दी है जिनके आप योग्य थे। कई छिपे हुए फीचर्स आपको खुद ढूंढने होंगे। ये आपकी भलाई के लिए हैं, पर अगर आप दूरदर्शिता की कमी रखेंगे तो इनका इस्तेमाल आपके खिलाफ भी हो सकता है। दूरदर्शिता, तुम मुझे चेतावनी दे सकते थे। मेज़बान का अपनी भावनाओं पर काबू न होना इस हार का मुख्य कारण है। ज़ारा जैसी विलेन बहुत बुद्धिमान होती हैं। उन्होंने आपके चेहरे के भावों से ही भांप लिया कि अनुबंध लागू हो चुका है। कृपया अपनी कमियों के लिए सिस्टम को दोष न दें। आर्यन बेबस खड़ा था, उसका अहंकार चूर चूर हो चुका था। विली, मैं अभी पीछे हट सकता हूं ना? नकारात्मक, नेगेटिव वादा दर्ज हो चुका है। सिस्टम इसे लागू करेगा। उद्धरण चिन्ह डॉट डॉट डॉट। धत, आर्यन बुदबुदाया। अब वह सच में मुसीबत में था। उसने ये पूछने की जहमत नहीं उठाई कि ज़ारा को ये सब कैसे पता चला। अब समय बर्बाद करने से कुछ नहीं बदलने वाला था। मैं हथियार इस्तेमाल कर सकता हूं ना? उसने ज़ारा की ओर देखते हुए पूछा। उसे डर था कि कहीं वह ये न कह दे कि हाथों से तोड़ो। तुम कोई भी हथियार इस्तेमाल कर सकते हो, ज़ारा ने मजाक उड़ाते हुए कहा। पर तुम्हें सिर्फ एक मौका मिलेगा। इसका क्या मतलब है? तुम्हें पता चल जाएगा। वह मुस्कुराए। आर्यन ने उस धागे की ओर रुख किया। विली, मुझे एक हथियार दो। ये ट्रेनिंग ही तो है। बिल्कुल मेज़बान, आपको एक सामान्य दर्जे का हथियार मिलेगा। आप अपनी पसंद का टाइप बता सकते हैं। मुझे एक कुल्हाड़ी दो, भारी और एकदम तेज। अगले ही पल एक कुल्हाड़ी उसके हाथ में आ गई। आर्यन ने उसकी धार महसूस की और धागे की तरफ बढ़ा। भले ही सिस्टम उसे जादू न सीखने दे, पर पिछले 5 सालों की मेहनत से उसका शरीर इंसानी सीमाओं के चरम पर था। मैं इस घमंडी औरत को हरा कर रहूंगा। उसने पूरी ताकत से कुल्हाड़ी ऊपर उठाए और हवा चीरते हुए धागे पर वार किया। शिक, एक बहुत ही महीन चीज के कटने की आवाज आई। आर्यन के चेहरे पर मुस्कान आ गई। उसे महसूस हुआ कि कुल्हाड़ी बिना रुके पार निकल गई है। लगता है मैं जीत गया। उसने राहत की सांस ली। अब एसएसएस रैंक की शक्ति उसकी होगी। हे, किस बात पर मुस्कुरा रहे हो? जरा नीचे तो देखो बच्चे, ज़ारा की आवाज गूंजी। कुछ तो कटा है, पर वो नहीं जो तुम सोच रहे हो। आर्यन की नज़र अपनी कुल्हाड़ी पर पड़ी। उसके हाथ कांपने लगे। कुल्हाड़ी का लोहे का सिर बीच में से 2 हिस्सों में कटा हुआ था। एकदम साफ कट, जैसे कुल्हाड़ी किसी मक्खन की तरह काट दी गई हो। यह क्या बकवास है? आर्यन के मुंह से निकला। लगता है मैं जीत गई। ज़ारा हंसी। आर्यन को यकीन नहीं हो रहा था। विली, क्या इसने कोई जादू किया? कोई धोखा? नहीं मेज़बान, ये सब उस धागे के मटीरियल पदार्थ की वजह से हुआ है। इसमें कोई जादू नहीं है, ये प्राकृतिक रूप से ही इतना मजबूत है। इस ब्रह्मांड में ऐसा पदार्थ मिलने की संभावना सिर्फ 0.00646% है। आर्यन हार चुका था। अब वह पीछे नहीं हट सकता था। न उसे वो जादुई शक्ति मिली और अब उसे उस प्रयोग से गुजरना होगा। उद्धरण चिन्ह डॉट डॉट डॉट। ये किस चीज़ का बना है? आर्यन ने ठंडे लहजे में पूछा। ज़ारा ने अपने हाथ उठाए। वे दोनों डंडियां पिघलकर उसके हाथों के ऊपर एक चमकते हुए काले क्यूब घन के रूप में बदल गईं। ये, उसने उस क्यूब को प्यार से देखते हुए कहा, एक ऐसा मटीरियल है जिसे मैंने अरबों सालों की बोरियत के बाद बनाया है।
उसने एक खौफनाक मुस्कान दी। इसे मैं ऑब्सीडियन एगोनी कहती हूँ। इसे मैं ऑब्सीडियन एगोनी कहती हूँ। आर्यन के होंठ फड़फड़ाए। तो जब उसने कहा था कि वह आर्यन से बात करने के बजाय ऑब्सीडियन एगोनी से बात करना पसंद करेगी, उसका मतलब इस पत्थर से था। उसने अपना सिर झटका। वह उस काले क्यूब को गौर से देखने लगा। उसमें कुछ तो अजीब था। वह ऊपर से साधारण काले पत्थर जैसा दिख रहा था, लेकिन उसकी चमक के पीछे ऐसा लग रहा था जैसे वह पत्थर खुद आर्यन को देख रहा हो। ज़ारा के चेहरे पर एक गर्व था। दरअसल मैंने इसे तब बनाया था जब मैं दुनिया की सबसे पैनी और सबसे हल्की तलवार बनाना चाहती थी। उसके कहते ही वह क्यूब हवा में अपना आकार बदलने लगा। वह खींचने लगा और देखते ही देखते एक तलवार बन गया। वह कोई मामूली तलवार नहीं थी। वह काली, शानदार और किसी दिव्य हथियार जैसी लग रही थी। उसका हर कोना एकदम सटीक था, जैसे उसे किसी देवता ने तराशा हो। आर्यन की आंखें सिकुड़ गईं। इतने छोटे से पत्थर से इतनी बड़ी तलवार, क्या यह इसके घनत्व डेंसिटी को कंट्रोल कर रही है? ज़ारा मुस्कुराए। तुमने गौर किया है ना, ऑब्सीडियन एगोनी की सबसे खास बात उसका आकार नहीं है, बल्कि वह है जो ये बन गया है। उसने तलवार को थोड़ा ऊंचा उठाया। यह इस पूरे ब्रह्मांड की सबसे पैनी चीज़ है। इसके छोटे से छोटे कण में खरबों सूक्ष्म आरे रेजर एजेस जैसे किनारे हैं। जैसे ही ये किसी ऐसी चीज़ के संपर्क में आता है जो ये खुद नहीं है, वे किनारे उसे आणविक स्तर मोलेक्युलर लेवल पर चीर देते हैं, इससे पहले कि शिकार को पता चले कि उसे छुआ गया है। आर्यन ने अपनी पलकें झपकाईं। और यह सबसे हल्की चीज़ भी है। अगर इसकी तुलना चांदी से करें तो ये खरबों गुना हल्का है। हवा से भी हल्का। एक ऐसी चीज़ जो हवा से हल्की है पर तबाही मचाने में सबसे आगे। ये तर्क से परे था। और इसकी सबसे अनोखी बात इसका घनत्व है। ज़ारा की मुस्कान अब डरावनी हो गई थी। ये जितना फैल सकता है उसकी एक सीमा है, लेकिन ये कितना सिकुड़ सकता है, उसकी कोई सीमा नहीं है। जैसे ही उसने ये कहा, वह तलवार अचानक बढ़ने लगी। वह आर्यन की लंबाई से दुगनी, तिगुनी और फिर पहाड़ जितनी ऊंची हो गई। वह अब हथियार नहीं, बल्कि अंधेरे का एक विशाल स्तंभ लग रहा था। और फिर पलक झपकते ही वह फिर से एक छोटे से क्यूब में बदल गई। आर्यन ने थूक निगला। यह कोई जादू नहीं था, ये कुछ और ही था। वाकई प्रभावशाली। विली ने भी पहली बार किसी की तारीफ की। आर्यन दंग रह गया। क्या सिस्टम ने अभी इसकी तारीफ की? अफसोस, ज़ारा ने धीरे से कहा। अफसोस, आर्यन के मुंह से अनायास ही निकल गया। वह इस धातु के बारे में और जानना चाहता था। यह धातु बहुत ज्यादा रिएक्टिव है, ज़ारा ने बताया। उसने उस क्यूब को फिर से पिघलाकर एक पत्थर का रूप दे दिया, बिल्कुल वैसा ही पत्थर जैसे इस पूरे मैदान में पड़े थे। आर्यन सन रह गया। मतलब, ये पूरा मैदान इसी ऑब्सीडियन एगोनी से भरा पड़ा है। क्या तुम्हें पता है कि कैसा महसूस होता है? ज़ारा ने अपनी ठुड्डी अपने हाथों पर टिकाते हुए बड़े प्यार से पूछा। जब कोई सुई तुम्हारी हड्डी को छूती है। आर्यन पत्थर जैसा हो गया। थोड़ा बहुत। उसे अपनी पुरानी चोटों का दर्द याद आ गया। वह चुभन जो तुम्हारी हड्डियों के गूदे मैरों तक पहुंचती है, ज़ारा ने एक शिकारी मुस्कान के साथ कहा। अब कल्पना करो कि कोई उसी जगह सुई रखे और उसे खुरचता चला जाए, बार बार और बार बार। आर्यन का खून जम गया। सिर्फ उसकी बातों से ही आर्यन के शरीर में दर्द की एक लहर दौड़ गई। इस धातु का सिर्फ एक मामूली स्पर्श ही तुम्हें वो दर्द महसूस कराएगा, लाखों गुना बढ़ाकर, सिर्फ एक सेकंड में। आर्यन की आंखें फटी की फटी रह गईं। क्या मेरा मतलब है, ज़ारा ने अपने बालों में उंगलियां फेरते हुए कहा, टॉर्चर, यातना देने के लिए इससे बेहतर कोई चीज़ दुनिया में नहीं बनी। मैं इसे अल्टीमेट टॉर्चर कहती हूँ। आर्यन को राहत महसूस हुई कि उसने यहाँ आने के बाद किसी पत्थर को हाथ नहीं लगाया था। लेकिन ये बेकार है, ज़ारा ने आगे कहा। इतनी पैनी चीज़ का इस्तेमाल कैसे करोगे? मैंने इसकी तलवार तो बना ली, पर उसे पकड़ने के लिए कोई हत्था हैंडल नहीं बना पाए। कोई भी मटीरियल इसके संपर्क में आते ही चिथड़े चिथड़े हो जाता है। आर्यन ने कल्पना की, एक ऐसी तलवार जिसे कोई पकड़ ही नहीं सकता। अगर आप इसे छूते हैं तो आप दुश्मन से ज्यादा खुद को घायल कर लेंगे। ये तो श्रापित है, आर्यन ने सोचा। खैर, मेरी समस्या नहीं है। आर्यन ने खुद को संभाला। तो आप मुझ पर क्या प्रयोग करना चाहती हैं? आर्यन को लगा कि वह शायद उसकी आंखों की शक्ति बढ़ाएगी या कोई काला जादू सिखाएगी। लेकिन ज़ारा के चेहरे पर जो मुस्कान आई वह बहुत ही भयानक थी। मैं हमेशा से सोचती थी, उसने धीमी आवाज़ में कहा, क्या होगा अगर किसी इंसान का पूरा कंकाल स्केलेटन इसी ऑब्सीडियन एगोनी से बना दिया जाए? पूरे कमरे में सन्नाटा छा गया। आर्यन के सोचने समझने की शक्ति खत्म हो गई। तभी सिस्टम विलीक ने बीच में दखल दिया। अंडरस्को मेज़बान, अब तो तुम पक्का गए। आर्यन के माथे से पसीने की एक बूंद टपकी। उसके पैर कांपने लगे। आप मजाक कर रही हैं ना मैम? आर्यन की आवाज़ लड़खड़ा गई। उसने घमंड छोड़कर उसे मैम तक कह दिया। उस भयानक दर्द की कल्पना ही उसकी रूह कँपा रही थी। नहीं, ज़ारा का लहजा अब बहुत सख्त था। और चिंता मत करो बच्चे, ये तुम्हारे लिए बहुत फ़ायदेमंद होगा। तुम्हारी ये कमज़ोर कैल्शियम वाली हड्डियाँ कभी नहीं टूटेंगी। तुम पहले से कहीं ज़्यादा तेज़ और मजबूत हो जाओगे। वह एक शातिर दुकानदार की तरह उसे मौत का सौदा बेच रही थी। आर्यन उसे खाली नज़रों से देखता रहा। उसने अपनी ज़िंदगी में बहुत कुछ झेला था, धोखा, नफरत, मौत का डर। पर यह पागलपन का एक बिल्कुल अलग ही स्तर था। आर्यन के होंठ फड़फड़ाने लगे। उसका पूरा चेहरा डर से जम गया था। क्या मैं मना कर सकता हूँ? उसने कांपती आवाज़ में पूछा। मतलब, क्या आप मुझे माफ़ नहीं कर सकती? मैं अभी बच्चा हूँ, और आपने ही तो कहा था कि अपनी बेटी के कातिल को भी कोई यह सज़ा नहीं देगा। तो फिर मैं ही क्यों? उसके शरीर की हर कोशिका उसे वहाँ से भाग जाने के लिए कह रही थी। लेकिन इससे पहले कि वह हिल पाता,
चेतावनी, सिस्टम द्वारा निर्देशित प्रगति का विरोध करना सख्त वर्जित है। भागने या मना करने की कोशिश करने पर कठोर दंड दिया जा सकता है। तुम भी उसी की तरफ हो, आर्यन ने कड़वाहट से सोचा। धोखेबाज सिस्टम, किसी का पूरा कंकाल उखाड़कर उसकी जगह ओब्सीडियन एगोनी जैसी खौफनाक धातु भर देना कोई विज्ञान नहीं था, ये शुद्ध पागलपन था। ज़ारा की वो बातें आर्यन के दिमाग में गूंज रही थीं, हड्डियों पर सुई खुरचने से भी लाखों गुना ज्यादा दर्द। अगर तुम गिड़गिड़ा रहे हो, ज़ारा ने बड़े प्यार से कहा, तो इसका मतलब है कि तुम जानते हो कि तुम भाग नहीं सकते। वह मुस्कुराए। वादा तो पूरा करना ही होगा, है ना? कुछ ही देर बाद आर्यन एक पत्थर के ऊंचे मंच पर लेटा हुआ था। उसका शरीर अदृश्य ताकतों से जकड़ा हुआ था, वह हिल भी नहीं पा रहा था। ज़ारा उसके ऊपर खड़ी होकर हंस रही थी, वही सुरीली हंसी जो आर्यन की रूह कंपा देती थी। इसमें बहुत मजा आएगा, उसने चहकते हुए कहा। मैम, मुझे माफ कर दीजिए, आर्यन की आवाज़ फट गई। क्या आप एक बार फिर सोच सकती हैं? मैं विनम्रतापूर्वक विनती करता हूँ। बिल्कुल नहीं, वादा तो वादा है। चलो शुरू करते हैं। आर्यन की आंखें खौफ से फटी रह गईं। कम से कम ये तो बता दीजिए कि इसके सफल होने की संभावना कितनी है? 0%, उसने ऐसे जवाब दिया जैसे मौसम का हाल बता रही हो। क्या? आर्यन चिल्लाया। तो फिर हम ये कर ही क्यों रहे हैं? इसका मतलब आप बस मुझे तड़पाना चाहती हैं? उसने लापरवाही से कंधे उचकाए। किसे पता? ज़ारा ने बड़े शांत भाव से समझाना शुरू किया। मुझे तुम्हारे सिर और पैरों में 2 छेद करने होंगे। फिर मैं तुम्हारी पुरानी हड्डियों को पिघलाकर नीचे से बाहर निकाल दूंगी और उसी समय ऊपर से पिघली हुई ऑब्सीडियन एगोनी तुम्हारे शरीर में भर दूंगी। ये सब तुम्हारी नसों और अंगों को बचाते हुए करना होगा। एकदम सटीक काम। आर्यन की आत्मा जैसे उसके शरीर के अंदर ही चीख रही थी। ये किसी जल्लाद की कहानी जैसा था। तुम पागल हो, तुम मुझे मारना चाहती हो। आर्यन की आंखों से आंसू निकलने लगे। क्या मैं पागल हूँ? ज़ारा मुस्कुराए। शायद, और हाँ, तुम मरोगे कई बार, पर चिंता मत करो, ये दिलचस्प होगा। आर्यन को ऐसा महसूस हो रहा था जैसे किसी नौसिखिए डॉक्टर को उसे बिना एनेस्थीसिया के ऑपरेशन करने के लिए सौंप दिया गया हो। क्या आप जादू से दर्द कम नहीं कर सकती? आर्यन ने आखिरी उम्मीद से पूछा। नहीं, काम नहीं करेगा। ज़ारा की आवाज़ कोमल थी पर उसमें कोई गुंजाइश नहीं थी। ऑब्सीडियन एगोनी सिर्फ शरीर को नहीं काटती, ये रूह और चेतना को भी चीर देती है। दर्द को रोकने का कोई तरीका नहीं है। उसने प्यार से आर्यन की तरफ हाथ बढ़ाया। अब रोना बंद करो, नन्हे विलेन। शुरू करते हैं। अचानक जमीन थरथराने लगी। हजारों किलोमीटर के दायरे में मौजूद हर ऑब्सीडियन एगोनी का पत्थर पिघलने लगा। एक काला गाढ़ा तरल जमीन से निकलकर आसमान की ओर उठने लगा। आर्यन की पुतलियां फैल गईं। यह कोई जादू नहीं था, कोई मंत्र नहीं था। ज़ारा बस वहां खड़ी थी और पूरी दुनिया उसका हुक्म मान रही थी। अगर हम ये कर ही रहे हैं, वह हंसी, तो इसे अपनी पूरी ताकत के साथ करते हैं। आर्यन ने देखा कि ऊपर का आसमान गायब हो चुका था। शुद्ध काले रंग की एक नदी ऊपर बह रही थी, जिसने चांदनी और सितारों को निगल लिया था। वह एक ऐसा समंदर था जो पूरे साम्राज्य को डुबो सकता था। ज़ारा ने अपनी आंखें सिकुड़ी और वह विशाल काला दरिया सिकुड़ने लगा। वह सिमटकर एक छोटी सी गेंद जैसा बन गया जो ज़ारा की हथेली के ऊपर तैर रहा था। ये घनत्व डेंसिटी काफ़ी होगा, उसने मुस्कुराते हुए कहा। अगर हम सफल हुए तो इस दुनिया में किसी भी जीव की हड्डियां तुम्हारी हड्डियों से मजबूत नहीं होंगी। और यकीन मानो, ये तुम्हारे मौजूदा कंकाल से अरबों गुना हल्का भी होगा। आर्यन के अंदर डर के साथ साथ एक अजीब सा रोमांच भी पैदा हो रहा था। ड्रैगन की हड्डियां भी इसके सामने कुछ नहीं थीं, लेकिन सवाल था, क्या वह जिंदा बचेगा? शुभकामनाएं मेजबान, विली की आवाज़ आए। चिंता मत करो, दर्द सहने की तुम्हारी क्षमता, पेन टॉलरेंस अब B से A रैंक पर पहुंच जाएगी। आर्यन ने उस उबलते हुए काले तरल को देखा। शायद यही मेरा रास्ता है। शुरू करते हैं। ज़ारा की आंखें अंधेरे की लपटों की तरह चमक उठीं। और फिर आर्यन के मुंह से एक चीख निकल गई। उसके सिर और पैरों के तलवों में ऐसा लगा जैसे किसी ने सुई नहीं बल्कि भले उतार दिए हों। दर्द सहने की क्षमता जोड़ एक साथ। खुद को संभालो बच्चे, ज़ारा ने शरारती अंदाज में कहा। उसने अपना हाथ उठाया और वह काला तरल आर्यन के सिर के छेद की तरफ बढ़ने लगा। जैसे ही ऑब्सीडियन एगोनी ने उसकी हड्डी को छुआ, अरररररररररर, नहीं नहीं नहीं, आर्यन के गले से एक ऐसी चीख निकली जो इंसानी नहीं लग रही थी। उसका शरीर बुरी तरह कांपने लगा। ऐसा लगा जैसे उसकी रूह में आग लगा दी गई हो। उसे कुछ सुनाई नहीं दे रहा था, कुछ दिखाई नहीं दे रहा था। सिर्फ दर्द, एक ऐसा दर्द जो रूह को फाड़ रहा था। दर्द का स्तर जोड़ 75,909, दर्द का स्तर जोड़ 89,667। उसका पेंटॉलरेंस का लेवल पागलों की तरह बढ़ने लगा। और फिर मेज़बान की मौत हो गई है। आर्यन फिर से उस मंच पर प्रकट हुआ। उसका शरीर ठीक था, लेकिन उसका दिमाग अभी भी उस भयानक दर्द के झटके में था। विली, मुझे बाहर निकालो जल्दी, अभी। माफ करना मेज़बान, पर आपने वादा किया है, आपको जारी रखना होगा, तो मुझे मार डालो, मैं यह नहीं सह सकता। उसका आधा दिमाग उस दर्द में खो चुका था और आधा भागना चाहता था। बहुत अच्छे, तुम 1.45 सेकंड तक टिके रहे, ज़ारा ने बुदबुदाते हुए कहा। उसका अंदाज अब और भी डरावना हो गया था। अब आराम बहुत हुआ, मैं तब तक नहीं रुकूंगी जब तक हम सफल नहीं हो जाते। उसके चेहरे पर एक टूटी हुई क्रूर मुस्कान आई। उसने फिर से उस काले तरल को आर्यन की हड्डी की तरफ बढ़ाया। जैसे ही उसने छुआ, मेज़बान की मौत हो गई, मेज़बान की मौत हो गई, मेज़बान की मौत हो गई। पूरे स्पेस में आर्यन की चीखें गूंज रही थीं। ज़ारा उसे प्रतिक्रिया देने का मौका भी नहीं दे रही थी।
वह हर बार तकनीक बदल रही थी, तरल के बहाव को नियंत्रित कर रही थी। क्या यह मुमकिन था? शायद अरबों सालों में एक बार। आर्यन को चीखने का मौका भी नहीं मिल रहा था, वह आवाज़ निकलने से पहले ही मर रहा था। बधाई हो मेज़बान, आपके दर्द सहने की क्षमता बी से ए रैंक पर पहुंच गई है। आर्यन को इन बधाइयों से कोई फर्क नहीं पड़ रहा था। वह टूट रहा था, दर्द कम नहीं हो रहा था, बल्कि और गहरा होता जा रहा था। वह दर्द के समंदर में डूब रहा था, और इसी मौत और जिंदगी के चक्र के बीच टिंग ऑब्सीडियन अगोनी के साथ संपर्क पाया गया। आंतरिक अनुकूलन इंटरनल अडेप्टेशन जारी है। तालमेल रेजोनेंस सिंक 0.00000001% जोड़ 0.00000001%।